Neta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देख रहे हैं। नेता नगरी में इस हफ्ते हम 3 विषयों पर बात करेंगे। पंजाब की राजनीति, कैसे कांग्रेस के अंदर अलग अलग विधायक, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे प्रगट सिंह या फिर और दूसरे नेता प्रताप सिंह बाजवा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नेतृत्व अक्षम साबित हो रहा है अभी तक इस बगावत को सुलझाने में। इस पर बात करेंगे। बिहार की स्थिति क्या है कोविड के चलते, नीतीश कुमार या उनके जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के नेता, उनकी क्या स्थिति है, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, राजीव प्रताप रूडी, सुशील मोदी, इन सब पर चर्चा करेंगे। बिहार में जो बदहाल व्यवस्था है स्वास्थ्य की, उस पर बात करेंगे। और तीसरी चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वो चर्चा जरूर सुने। केरल की राजनीति पर, कौन जीता कौन हारा पे खूब बात हुई, लेकिन इसके आगे क्या, और ये जो कैबिनेट बन रही है, पिनरई विजयन, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उन्होंने अपने दामाद को शामिल किया, उसके पीछे की क्या स्थिति है, सेंट्रल लीडरशिप कितनी बेबस नजर आ रही है पिनरई विजयन के आगे, और केरल की राजनीति में और आगे क्या हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के कंटेक्स्ट में, इन पर बात करेंगे अलग अलग विषयों के विद्वान। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी का ये सेशन समर्पित है पंजाब की राजनीति को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो बड़े शख्स, दो बड़े नाम, जिनका पंजाब की राजनीति की जिनकी समझ है, वो उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर मुरीद हूं, और मुझे यकीन है कि इस बातचीत के आखिरी तक आप भी मुरीद हो जाएंगे। पहले मेहमान हमारे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपिन पब्बी जी। इंडियन एक्सप्रेस के चंडीगढ़ एडिशन के 1 दशक से ज्यादा वक्त तक रेजिडेंट एडिटर रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसकी राजनीति, नए पुराने प्लेयर, मुद्दे, इन सब पर पब्बी साहब की पकड़ बेजोड़ है। दूसरे हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर कमलेश सिंह, और नमस्कार। भी अपने प्रिंट के अवतार में पब्बी साहब की तरह ही चंडीगढ़ बेस्ड रहे हैं, और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के एडिटर रहे हैं दैनिक भास्कर अखबार के, और तब से ही इनका भी दखल भी है और रुचि भी है पंजाब के अफेयर्स पर। हम इस बातचीत में कई मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे। फौरी तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस बगावत को झेल रहे हैं, जिसके फ्रंट में 2 खिलाड़ी हैं फिलहाल, नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से लगे हैं, और अब प्रगट सिंह भी, कैसे इनको इनके हिसाब से धमकियां मिल रही हैं मुख्यमंत्री के करीबियों से, किस तरह से मंत्रियों का जमावड़ा हो रहा है, ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का क्या मामला है, जिसने पहले अकाली दल को निचोड़ा और अब कांग्रेस को परेशान कर रहा है, बलराम जाखड़ के सुपुत्र सुनील जाखड़ का कैंप या उनकी हसरतें, प्रताप सिंह बाजवा जो कभी करीबी होते थे राहुल गांधी के, उनकी पॉलिटिक्स, कैप्टन अमरिंदर जो अगले ही बरस, अगर सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से रहा, तो फरवरी मार्च में चुनाव में दावेदारी कर रहे होंगे। और कई राजनीतिक टिप्पणीकारों को ये लगता था कि इस बार कैप्टन की राह कुछ आसान है, क्योंकि अकाली भाजपा अलग अलग हैं, आम आदमी पार्टी अपने आप को नए सिरे से जुटा नहीं पाई, और ये जो पूरा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें कांग्रेस के स्टैंड को लेकर भी फायदा मिलेगा। इन सब चीजों पर बात करेंगे। विपिन पब्बी जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस आला कमान, इनके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि जो बाकी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, वो कोई मौका नहीं छोड़ते गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में। जी जी, एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 25 सालों से पंजाब की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में सबसे बड़े लीडर हैं, और 2002 में चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद दोबारा जब पिछले इलेक्शन में बने, तो इनका जो पिछले इलेक्शन में भी था, जो इनका एटीट्यूड था वो ये था कि ये अपने आप इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस हाईकमांड पर डिपेंड नहीं करते। हालांकि ये जो राजीव गांधी हैं उनके स्कूल से थे और उनके साथी थे, उनके घर भी आना जाना था, बल्कि जब राजीव गांधी की मैरिज हुई तो इनके घर में पहले वो आए थे पटियाला में। तो इनके पारिवारिक संबंध तो डेफिनेटली उनके साथ काफी थे, और इसलिए इनकी लॉयल्टीज बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं उनके साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि उन्होंने अपना जो अपना एक जो इमेज है
वो बड़ी स्ट्रांग इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है पंजाब में। और वो ये जानते हैं कि पंजाब में ऐसा कोई और लीडर नहीं था जो उनके बराबरी में उसकी इमेज उस स्टेटस तक पहुंच सके। और इस वजह से उन्होंने पिछली बार भी असर्ट किया, जब पिछले इलेक्शंस हुए हैं जिसके अंदर ये जीत कर आए थे, कि उन्होंने उन पर बड़ा दबाव था हाई कमांड का कि आप ये वाले कैंडिडेट्स रखिए या उनको रखिए, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंड रखा। इन्होंने एक दो बारी इनडायरेक्टली धमकियां भी दी कि मैं जानता हूँ कि मैं किसको रख रहा हूँ। और उन्होंने जो कैंपेन था उसमें भी राहुल गांधी बहुत ही शायद 2-3 बारी आए होंगे, ज्यादा नहीं, उनका रोल नहीं रहा कांग्रेस हाईकमांड में, जनरली इनका अपना वन मैन शो। तो वो शो जो है वो इस बारी भी उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। ओके तो इस बारी फिर ये हो रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है हाई कमांड के साथ, सिर्फ वही रिलेशन है कि वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करते। हालांकि उन्होंने कभी बगावत की बात नहीं की है, मतलब इस बारी कि कांग्रेस की जो मैं बात नहीं मानूंगा या कुछ है, लेकिन वो अपनी मनमानी डेफिनेटली काफी कर रहे हैं। और कांग्रेस हाई कमांड का जैसे फॉर इंस्टेंस उन पर प्रेशर था कि नवजोत सिद्धू को रीसेटल करो, या तो उसको वापस अच्छे पद पर लो। अच्छे पद का मतलब था कि या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाओ, जो कि वो बनना चाहते थे, और या कि उसको कांग्रेस का उनको चीफ बनाया जाए। इन दोनों चीजों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना ये, उसके अलावा अगर कोई मंत्री वो बनना चाहते हैं तो मैं बनाने को तैयार हूँ, पर ना वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना वो प्रदेश कांग्रेस के हेड बने। कमलेश सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। मुझे याद है 2012 में जब पंजाब का चुनाव था, आप लुधियाना में थे और मैं भी कुछ रोज के लिए कवर करने आया था, और कांग्रेस ने अपने कैंपेन के शुरुआती दौर में कैप्टन को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। फिर बाद में राहुल गांधी आए, उन्होंने एक रैली में डिक्लेयर किया था 2017 के मुकाबले, और ज्यादातर पोल पंडितों को लग रहा था कि 2012 में ही कांग्रेस की वापसी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद कैप्टन की पॉलिटिक्स और कैप्टन का रसूख बाकी लोग उससे पार नहीं पा पाए, चाहे वो नई पौध के नेता हो, रिलेटिवली नई पौध के मनीष तिवारी, या बहुत बात की बात करें तो रवनीत बिट्टू जैसे नेता हो, या उनके और सीनियर में राजेंद्र कौर भट्टल वगैरह की बात करें वो हो, या उनके समकालीन में भी बात करें। वो क्या फैक्टर है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतने लंबे वक्त तक रेलेवेंट बनाए हुए है, और जो कांग्रेस में एक सबसे दुर्लभ चीज है, वोट कैचिंग एबिलिटी अभी भी उनके अंदर है? देखिए, जब से अकाली दल छोड़कर अमरिंदर सिंह आए कांग्रेस में, उनका दबदबा तुरंत ही बढ़ गया। वो मतलब सीधे समझिए एक तरह से कि स्टेट के कांग्रेस के सबसे कद्दावर बन गए। उसका कारण ये भी है, राजघराने से हैं, आर्मी में थे, ये सब भी फैक्टर प्ले करता है पंजाब में। और दूसरी बात है कि वो सबको, कांग्रेस बहुत एक तरह से धड़े वाला था उस टाइम में। उस समय ये एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो कांग्रेस को साथ लेकर चल सकता था। और दूसरी बात है कि इनकी फॉलोइंग अच्छी खासी बन गई। 2012 में जब हम लोग थे उस समय, हाँ ये सच है कि उनको नेता डिक्लेयर नहीं किया गया, और उसके कारण वो 2012 में सरकार नहीं बना पाए। पर 2017 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो ये स्पष्ट था कि ये कैप्टन की बदौलत हुआ है। मतलब पूरे हक के साथ उन्होंने उसको उठाया। नेता तो है, प्रताप सिंह है, रवनीत बिट्टू नए नेता हैं, पर इसमें पूरे इस मामले में जो कांग्रेस के कांग्रेस का जो केंद्रीय सत्ता है, उसमें जो एक विभाजन है वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमरिंदर सिंह उस पीढ़ी के नेता हैं जो शायद राहुल गांधी को स्वीकार तो करेंगे ही, है ना, पर उस तरह की स्वीकार्यता नहीं होगी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने ये जो पारिवारिक बात कही विपिन जी ने, उसको ध्यान में रखना कि राजीव गांधी से उनके पारिवारिक संबंध थे, सोनिया गांधी उनके घर जाती थी, तो राहुल गांधी तो उनके सामने बहुत छोटा बच्चा था। बाकी लोगों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जिन्होंने राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते कांग्रेस में, ऐसे सारे लोग धीरे धीरे किनारे भी हो गए, है ना। उसमें एक अमरिंदर सिंह है जो कि अपने बल पर वहां पर उन्होंने कांग्रेस को वापस सत्ता में लाया है। उनको और नवजोत सिंह सिद्धू को बाय द वे राहुल गांधी के ही वरद हस्त से उनको जो भी जगह मिली है वहां पे, नहीं तो अमरिंदर सिंह हालांकि बीच बीच में बोलते रहते हैं बहुत प्यार से, वो तो मेरा अपना बच्चा है ये वो, पर हकीकत ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको फूटी आंख नहीं सुहाते।
और दूसरी बात यह कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद इतने बड़े नेता नहीं है जितना वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आदमी जो बोलने में और जो लाइमलाइट में रहता हो, जो तरह तरह के शेर पढ़ सकता हो, मंच पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर सकता हो, आवश्यक नहीं है कि वह अमरिंदर सिंह का मुकाबला करे। चाहे प्रगट सिंह को मैं मतलब क्या बताएं, प्रगट सिंह और उनके मिल जाने से भी कुछ नहीं होता। कोई वो चरणजीत चन्नी है, ऐसे दो चार और भी लोग हैं जो आगे पीछे अभी मिलन मीटिंग वेटिंग कर रहे हैं। पर हकीकत यह है कि केंद्र में, कांग्रेस के केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ही शायद कुछ हो जाए, और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, ये भी एक हकीकत है। पर अभी तो मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब कोई चारा भी बचेगा कि वो कांग्रेस में रह सके अगले चुनाव तक। मतलब अगला चुनाव तो अगले साल है। विपिन जी, क्या है ये नवजोत सिंह सिद्धू फैक्टर? मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैं यूनिवर्सिटी में था उन दिनों की वो सीरीज चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और कमेंट्री के दौरान ही उन्हें बधाई मिल रही है कि साहब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2004 में वो अमृतसर आते हैं लेटरल एंट्री, और उसी अमृतसर से फिर दूसरा कनेक्शन जुड़ता है 2014 में, जब एक और लेटरल एंट्री यहाँ से भेजी जाती है अरुण जेटली की। और वो तो बड़ा चर्चित किस्सा है कि कैसे सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करके कहती हैं कि आपको अमृतसर में चुनाव लड़ना है, और वो सबसे चर्चित चुनाव में से एक हो जाता है। और नवजोत सिंह सिद्धू उसके बाद किस तरह से राज्यसभा में भेजे जाते हैं, लेकिन वो एंटी जेटली उनका वाद बरकरार रहता है। कांग्रेस में आते हैं, क्या है सियासी हलकों में, किस योजना के तहत वो कांग्रेस में आए थे, किसके कांटेक्ट में रहकर आए थे? बड़ी खिल्ली भी उड़ी थी, उनकी मीम भी बने थे कि जिन शेर व शायरी को वो पढ़ते थे भाजपा की तारीफ के लिए, वही उन्होंने दे मारे थे सोनिया गांधी की तारीफ में, है ना? तो नवजोत सिद्धू की कांग्रेस में प्लेसिंग क्या थी, और अभी उनके सामने क्या ऑप्शंस हैं, और ओवरऑल उनकी पॉलिटिक्स क्या है? जैसे कमलेश जी ने कहा कि भाई भीड़ जुटाना वो सब एक चीज है, लेकिन क्या आप एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, बड़ा पॉलिटिकल ऑप्शन बन सकते हैं जिसके इर्द गिर्द लोग रैली करें? मैं कमलेश जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो जो है शोबाजी में ज्यादा है, बोलने में तेज हैं, ट्विटर पर भी तेज हैं, लेकिन असली राजनीति की बात आती है, जो ग्रास रूट राजनीति है, उसके लिए वो अभी तक ना तो वो कटआउट है और ना अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब से वो 1.5-2 साल से निकले हुए हैं मंत्री जो परिषद से, कैबिनेट से, तो 2 साल में वो कुछ उन्होंने किया नहीं, उसको कोई यूटिलाइज नहीं किया वो टाइम को कि मैं अपनी ग्रास रूट लेवल पे पॉपुलरिटी बढ़ाऊं या मैं और नेताओं से मिलूं या बातचीत करूं। वो एक एकून में चले गए अलग से, उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। और अभी भी जो है वो इक्का दुक्का मंत्रियों से जो बात कर रही है वो कर रहे हैं, और प्रताप बाजवा है उनमें और एक दो और हैं, उनसे कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे आम लोगों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। वो पिछले 2 सालों से उन्होंने कोई कोशिश नहीं की एक्सेप्ट थ्रू ट्विटर। अब ट्विटर पर तेज रहते हैं वो, लेकिन जहां तक पर्सनल जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, या कि हर टाउन में, शहर में उनका कुछ ना कुछ यूनिट्स हों, कुछ उनके सपोर्टर्स हों, वैसा नहीं। वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा भाषण भी देते हैं। और आपने ये बात की कि वो कांग्रेस में आए कैसे और किन सर्कमस्टांसेस में, और वो क्या क्लेम करना चाहते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ब्रीफ में उसको रिकॉल करना चाहता हूँ कि वो, आपको मालूम है कि बीजेपी का जैसे बहुत गुणगान करते थे, उनके स्टार कैंपेनर भी थे, और वो चाहते थे कि उनको पंजाब में भेजा जाए बीजेपी के, और उनको वहां पर लीडर बनाया जाए, और घोषित भी किया जाए कि वो सीएम या डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए फेस है उनके, जो कि बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी का तो अपना है रहता है कि अपने आरएसएस के लोगों या उनका अकालीस के साथ था, वो बादल को कैसे कह सकते थे कि हम उनके साथ नहीं। तो उन्होंने जब बीजेपी से खफा हो गए तो उन्होंने रास्ता और ढूंढना शुरू किया। ये बड़ी आम बात है, कमलेश जी भी जानते होंगे कि उन्होंने पहले कोशिश की कि आम आदमी पार्टी में चले जाऊं, और वो अरविंद केजरीवाल से मिले। अरविंद केजरीवाल को कहा कि अच्छा आप हमें क्या देंगे। ये उनका अपना बयान है कि मैंने केजरीवाल को कहा कि आप हमें क्या देंगे, मुझे क्या देंगे। तो केजरीवाल ने कोई एश्योरेंस नहीं, उसने ये नहीं कहा कि आप हमारे सीएम फेस होंगे, क्योंकि हो सकता है केजरीवाल खुद भी चाहते हैं उस टाइम, और उस टाइम आम आदमी पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी। अगर ये वाकई आम आदमी पार्टी में आ जाते तो ये बड़ा चैलेंज दे देते और भी कांग्रेस को उस टाइम। लेकिन क्योंकि वहां से भी इनको कुछ नहीं मिला आम आदमी पार्टी से, तो इन्होंने कहा कि थर्ड ऑप्शन कोई बचा ही नहीं था, तो वो कांग्रेस। तो वहां आ गए, उधर मिलकर दिल्ली में भी सीनियर लीडर से मिलकर यहाँ आ गए, और यहाँ आकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरे को अच्छे पद मिलने चाहिए। उस टाइम तो पद को नहीं दिए गए,
लेकिन इनका हमेशा ये रहा कि या तो मुझे डेप्टी सीएम बनाइए और या मुझे कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब का बनाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने प्रॉब्लम ये है कि उनके सामने 7-8 और भी लीडर्स हैं जो बड़े पुराने कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो वो उनको कैसे नजरअंदाज करके ऐसे किसी को अपना डेप्टी बना लें जो अभी कुछ साल पहले ही पार्टी में आए। तो ये जो उनका अभी हालत जो इस टाइम नवजोत सिद्धू की है कि वो ना तो अकाली को ज्वाइन कर सकते हैं, ना वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस में हालत उनकी खराब हुई है, आम आदमी पार्टी से भी वो अपने ब्रिजेस एक बड़ी तो जला आए हैं। सो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कोशिश करें अपनी रीजनल पार्टी बनाने की, लेकिन उसके लिए उनको सपोर्ट की जरूरत है। उनकी अपनी सपोर्ट तो अभी तक टीवी स्क्रीन पर या ट्विटर पर ही ज्यादा है, ग्रास रूट्स लेवल के साथ नहीं है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, मैं आप दोनों लोगों का इस पे चाहूंगा कमेंट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आम आदमी पार्टी में वो वापस चले जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उतनी ऑर्गेनाइज्ड और तैयार दिख नहीं रही है पंजाब चुनाव के लिए जैसा पिछली दफा मोमेंटम था उनका। मेरा ये ख्याल है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा ओपन होगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछली बार भी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, वो उनकी लीडरशिप थी। लीडरशिप कोई मतलब फेस ऐसा नहीं था जिसको वो प्रोजेक्ट कर सकें एज चीफ मिनिस्टर। अगर पिछली बारी वो बड़ा स्ट्रांगली कर लेते तो बहुत नजदीक थे, वो बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करके कर सकते थे, उनकी ग्रास रूट सपोर्ट काफी स्ट्रांग थी। अभी भी उनके साथ मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई क्रेडिबल चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। तो अगर वो इस तरह की चीज के लिए एग्री कर जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का खुद का है कि वो बाहर एक्सपेंड करें और पंजाब जो फर्स्ट स्टेप है उनके लिए भी बाहर आने के लिए, तो एक तो उनकी खुद पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। दूसरा ये कि शायद और लोग भी अब उनको उतना ज्यादा सपोर्ट ना करें। और तीसरी चीज है कि आम आदमी पार्टी का अपना जो खुद ही सपोर्ट सिस्टम था सारा, या उन्होंने बिल्डअप किया था, वार्ड वाइज किया था, वो सारा तहस नहस हुआ पड़ा इस टाइम। तो वो खुद भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, और सिर्फ एक सिद्धू के आने से उनके बहुत ज्यादा परिणाम आने वाले परिणामों में चेंज मेरे को नहीं लगता कि हो सकेगा। आपका क्या कहना है कमलेश? पर सिद्धू ने जो मुद्दा चुना है ना इस बार, उससे मुझे हिंट लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। मतलब अगला इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत कठिन होने वाला है वहां पर, और वो अकाली दल में जा नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी से उनका झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि वो सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया, इन लोगों के खिलाफ बहुत ही सहयोगी दल होने के बावजूद बहुत तरह के बयान देते रहते थे, जैसा अभी अमरिंदर सिंह के खिलाफ कर रहे हैं, वो उसी पार्टी में है और बयान देते रहते हैं। पर उन्होंने एक हार्डलाइन सिख इशू को आइडेंटिफाई किया है, और वो आम आदमी पार्टी भी उसी हार्डलाइन सिख वोटर्स को एम कर रही है। पिछले बार भी उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी कोशिश ये होगी कि शायद मैं, चूंकि देखिए जो पब्बी जी ने बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कि इन्होंने पिछले दिनों में कुछ भी नहीं किया है अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए। इनका सपोर्ट बहुत बाय द वे पटियाला के हैं, पटियाला में कोई बेस नहीं है। अमृतसर में चूंकि दोनों पति पत्नी बहुत दिनों तक वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते रहे, तो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट बेस है। पर आप जानते हैं कि वो उनका सपोर्ट बेस शायद नहीं हो, पार्टी का हो, पहले बीजेपी का था, अभी कांग्रेस का हो। मुद्दा इनके सामने ये है कि इन्होंने एक बहुत ही इमोशनल, जो कि सिखों को उद्वेलित कर सकता है ऐसे सब्जेक्ट को, और उसमें कांग्रेस का आप जानते हैं एक इतिहास रहा है, जिसको कि पंजाब में ही भुला दिया गया है और कांग्रेस को मतलब माफ कर दिया गया एक तरह से पार्टी के रूप में। कमलेश जी, आप वो उस घटना का भी थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि कई दर्शकों को उस बेअदबी मामले के बारे में पता नहीं होगा। हाँ, तो ये जो एक्चुअली एक नहीं हुई थी घटना, मतलब फायरिंग हुई थी एक, जिसमें लोग मारे गए थे। कोट कपूरा जगह थी ना वो, विपिन जी को याद होगा सर, कोट कपूरा में फायरिंग हुई थी ना सर। तो वो कोट कपूरा में, हाँ जी, हाँ, फायरिंग वहां पे हुई थी। ये 2-3 रिलेटेड इंसिडेंट्स थे सेकंडलीज के इकट्ठे, बल्कि 2-3 महीनों में इतने सारे इंसिडेंट हो गए थे 3-4 जगह पे, बहुत जगहों पे हो गए थे। इनफैक्ट दोआब में इस तरफ भी हो गए थे, उधर फरीदकोट में, आदमपुर में, कहाँ तो 2-4 जगहों पे, 4 क्या मतलब 10-12 जगहों पे ऐसी घटनाएं हो गई थी कि पन्ने जो है गुरु ग्रंथ साहब के कहीं पे फटे मिले, कहीं पे जले मिले, कहीं किसी मैदान में मिल गया। और फिर उसमें 2-3 तरह की चीजें आई, मतलब उसमें यह भी स्पष्ट नहीं था कि किसने किया है।
हालांकि प्रोटेस्ट बहुत हो गए थे, एक प्रोटेस्ट पे फायरिंग हो गई और उसमें जो है बादल वर ब्लेम्ड कि भाई आपने जो है हम पे फायरिंग कर दी, जबकि हम एक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बेहुरमती के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो मुद्दा सेटल नहीं हुआ, वो कोर्ट में गया। कोर्ट में शायद लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि प्रकाश सिंह बादल को उसमें क्लीन चिट टाइप की दे दी गई है कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद से इसने इसको मुद्दा बना लिया है कि अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करने में फेल हो गई और ये मामला अभी सेटल नहीं हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला सेटल नहीं हुआ है, दोषियों को सजा नहीं मिली है, जिन्होंने फायरिंग करवाई उनका कुछ नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर वह अभी तरह तरह की तीर चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि विपिन सर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था एक हिसाब से पिछले चुनाव में, पर उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने भी शायद ग्राउंड पे उतना काम नहीं किया और उनका जो लोकल नेटवर्क होता है वो इधर उधर बिखर गया है या अभी संगठित नहीं है। शायद सिद्धू को वो स्वीकार लें और सिद्धू इस मामले में ठीक ठाक है कि वो कहीं पे भी जाके एक लोगों में एक उत्साह ला सकते हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस ला सकते हैं, हमको कुछ करना है। दूसरी बात यह है कि मैं यहीं पे मतलब जोड़ दूं और मैं विपिन जी का उसमें चाहूंगा उनका विचार कि कांग्रेस जहां पर भी अभी है वहां पर एक मजबूत नेता की बदौलत है और एक नेता के पीछे उनका बहुत ही क्लियर है कि ये हमारा नेता है और वो नेता वहां मजबूत है। जहां पे भी कांग्रेस का एक लोकल लीडरशिप मजबूत नहीं है वहां कांग्रेस साफ हो गई है। तो कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर सकती है अगर राहुल गांधी के पक्ष के लोग अमरिंदर को कमजोर करना चाहें, क्योंकि उनके जैसा अभी भी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो एकमात्र लीडर है, पर उनकी बराबरी का कोई भी नहीं है अभी। या तो बहुत यंग है। सहमत हूँ इस चीज से। हाँ जी 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 बोलिए। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था यहाँ पर कि वो जो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलेश जी कि जो अभी जो समीकरण बना हुआ उसके अंदर अमरिंदर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेता है, हेड्स अदर्स। तो उनका जो अगर उनको कमजोर करने की कोशिश की गई और खासतौर पर अगर हाईकमांड ने बीच में कोशिश की तो इसके नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी उनमें जो एक तो ये लीडर है लेकिन उसके आगे 5-6 ऐसे हैं और सबकी एम्बिशंस हैं। और खास तौर पे एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मेरे लास्ट इलेक्शन है, मैं उसके बाद नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस लोग हैं कांग्रेस में जो कि पॉलिटिकल एम्बिशन होती भी है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते थे कि हमारा नेक्स्ट चांस है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा इलेक्शन। तो वो टल गई है अभी चीज, जो चेंज ऑफ लीडरशिप है। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी हैं यहाँ पे तो वो लीडरशिप का क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं कि चेंज ऑफ लीडरशिप के बारे में। और अगर वो उसको कहते हैं कि नहीं इसके बाद मैं स्टेप डाउन करता हूँ फिर ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर इस बार भी अगर वो जीतेंगे कांग्रेस तो उनके बलबूते पर जीतेंगे, क्योंकि एक पॉइंट में और इसमें लाना चाहता हूँ कि खास अगर ब्रॉडली ओवरव्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अगेंस्ट अमरिंदर सिंह। तो है नाराजगी है कुछ लोगों की, वो ज्यादा जाते हुए नहीं है बाहर, इतना नहीं मिलते हैं, लेकिन तो बहुत ऐसी चीज उनके खिलाफ एक्सेप्ट ये जो बेअदबी वाला मामला है इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चीजों के खिलाफ नहीं जाती। और जो बाकी पार्टीज हैं उनका तो हालत अभी ज्यादा अच्छी है ही नहीं। तो उस हालत में अभी तो ये एडवांटेजेस पोजीशन पर हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले। और अगर ये आपस की अगर कलह में अगर कोई पार्टी हाईकमांड या कुछ और लीडर्स आपस में मिल जाते हैं फिर इनके लिए अपनी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही होगा लगता है अगले इलेक्शन में। हाँ, और इस बार हाईकमांड बहुत मिक्स सिग्नल भेज रहा है। कोई यहाँ से अभी तक कोई स्ट्रांग मैसेज सिद्धू को नहीं जा रहा या अमरिंदर को भी नहीं जा रहा कि आप इसको दबाएं, या सिद्धू को ये कि आप ऐसा ना करें। इस तरह की जो मीटिंगें यहाँ वहां चल रही हैं चंडीगढ़ में और अमृतसर में और लुधियाना में, ये नहीं चलनी चाहिए। बल्कि आप लोग जो बोल रहे हैं उसी कंटिन्यूटी में हरीश रावत जो पार्टी के इंचार्ज हैं संगठन के स्तर पर, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका दखल समझ में नहीं आ रहा क्या है। प्रियंका गांधी अलग चिट्ठी लिख रही हैं कि इसको सेटल करिए, फिर खबर आती है कि राहुल गांधी जल्द ही विधायकों से मिलेंगे। तो इस तरह की चीजें आ रही। प्रताप सिंह बाजवा जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम 45 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद वो भी आजाद हैं, कैप्टन हम भी आजाद हैं। तो इस तरह की सब बातें हो रही है, इस पर हम आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये
ये परगट सिंह बनाम संदीप सिंधु का क्या मामला है कि परगट सिंह ये इल्जाम लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, राजनीतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजर संदीप सिंधु का मुझे फोन आता है, मुझे धमकी देते हैं, लिस्टें बन गई हैं, तुम्हें ठोक देंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। उसके बाद कहते हैं कि जैसे सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस की फाइलें खिली, तुम्हारे खिलेंगी। फिर परगट कहते हैं कि विजिलेंस का ऐसा अफसर लगाना जिसकी टांगें बाहर झेल सकती हो। अगले दिन फोन करके भी पूछते हैं, हाँ भाई मेरा संदेश पहुंचा दिया कि नहीं कैप्टन तक। तो एकदम से एक अमृतसर से मोर्चा खुला था, एक जलंधर से मोर्चा खुल गया पूर्व हॉकी कप्तान की तरफ से। या ये कुछ ऐसा है कि सबने तय किया कि भाई एक एक करके करेंगे ताकि ये इशू हमेशा बर्नर पर दिखता रहे, बैक बर्नर पे ना जाए, कि पहले चन्नी कुछ बोलेंगे, फिर सिद्धू बोलेंगे, फिर परगट बोलेंगे, फिर बाजवा बोलेंगे, तो मोमेंटम बिल्ड होगा। क्या लग रहा है पप्पी साहब? इसमें कोई शक नहीं कि प्रगट सिंह सबसे क्लोजेस्ट है नवजोत सिद्धू के, पार्टली स्पोर्ट्समैन है, दोनों स्पोर्ट्समैन है, और इन दोनों का संबंध शुरू से ही रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। और प्रगट सिंह का अपना व्यक्तित्व बड़ा इम्प्रेसिव है, और अपर बोर्ड भी हैं वो, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी है। तो ये डेफिनेटली ये एक उसी का जो प्लानिंग का ही लग रहा है नतीजा कि एक के बाद एक थोड़ा ऐसे कहीं ना कहीं से गोले आने चाहिए। और प्रगट सिंह ने ये कहा कि मेरे को उन्होंने धमकी दी, और साथ में आज का उनका बयान है कि वो जो संधू है, जो उनके ओएसडी हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े करीब दोस्त हैं, और हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन पिछली बार उन्होंने मुझे धमकी दी। उनका ये कहना, उनका बयान आया है कि मैंने कोई इस तरह की धमकी नहीं दी, हाँ मेरा काम है मैसेज पहुंचाना, तो मैंने मैसेज पहुंचा दिया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको कहना चाहते थे। वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने क्या मैसेज पहुंचाया। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अमरिंदर सिंह, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खपा हुए हैं नवजोत सिद्धू से, तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कहा उसको कहने के लिए किया था उसको कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ही इज दैट काइंड। सो पॉसिबली हो सकता है उन्होंने इस तरह का मैसेज भिजवाया हो और उसने थोड़ा सा स्टर्नली बोला हो, क्योंकि प्रगट सिंह जनरली उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो बिल्कुल अपने अपने आप ही कोई स्टोरी बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें बात डेफिनेटली है। और इसलिए मामला उसकी वजह से गर्माता जा रहा है, कुछ और भी हो रहा है। फिर उनकी कल की खबर थी कि 5 मिनिस्टर्स हमारे साथ में हमने खाना खाया, और उसमें 6-7 MLAs थे। जाखड़ की पॉलिटिक्स यही है क्या कि पोस्ट कैप्टन अमरिंदर जो सिनेरियो बनेगा, जब भी बनेगा, सो अमरिंदर से अगर सलाह मांगी जाए तो हमारा ही नाम है, क्योंकि वो एक समय वो दावेदार माने जाते थे, एक समय वो क्लेमेंट थे। और अभी जाखड़ जिस तरह से प्रो अमरिंदर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाजवा और इन सब पर निशाना साधते हुए कि कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए, ये वो। मैं इस सवाल पे आप लोगों की राय चाहता हूं, और फिर मैं पंजाब के दूसरे पहलुओं पर जाऊंगा। पोस्ट कैप्टन दावेदार जो हैं, सिद्धू, बाजवा, जाखड़, मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू, और भी कोई रीजनल में से आ सकता है, किसकी दावेदारी है? अभी कहना तो इस स्टेज पर मेरे को लग रहा है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दावेदार कम से कम 8-10 हैं और काफी स्ट्रांग है अपने आप में। जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं कि वो MLAs ही हों, जैसे मनीष तिवारी है फॉर इंस्टेंस, या और हैं लोग, तो वो भी इसके अंदर दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि उनके भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। लेकिन जहां तक अभी तक मेरे को ये लग रहा है कि एटलीस्ट जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह सीन पर हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका सक्सेसर ऐसा रेबल में ना हो। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्रताप बाजवा बन जाए या नवजोत सिद्धू बन जाए। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, मेरे को याद है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में कहा था कि जो सुनील जाखड़ हैं ये चीफ मिनिस्ट्रियल मटीरियल है, कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, हाँ, कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो काफी इंडिकेशन थी कि मेरे पास ये। लेकिन 2 चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। एक तो ये कि पंजाब में अभी तक तो कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बना, एटलीस्ट 1966 के बाद। और दूसरा ये है कि और बड़े दावेदार हैं जो कांग्रेस हाईकमांड के नजदीक हैं, जैसे मनीष तिवारी। तो वो मेरे को लग रहा है ज्यादा चांस है, बजाय कि प्रताप सिंह बाजवा, जिसने रेबल तो किया है बड़े सालों के साथ, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम नवजोत सिद्धू जैसी है कि उसने भी कभी ग्रास रूट लेवल पर इतना काम नहीं किया। वो एक अपने एरिया में थोड़ा बहुत जाना जाता है, उस एरिया में, लेकिन बाकी अगर एरिया में कहीं पर जाकर है, तो मालवा वगैरह में या पटियाला या और इस जगह पे, उनका कहीं पर ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनका भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सीमित है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आफ्टर अमरिंदर हू में आई थिंक पार्टी हाईकमांड तब स्टेप इन करेगी उस स्टेज पर। अभी जब तक कैप्टन अमरिंदर है तो उनको अपने आप को दूर ही रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए आप दोनों लोग, ये और इसको
ऐसे भदेस लहजे से कहा नहीं जाता है, पर ये लल्लन टॉप है और नेता नगरी इसलिए ऐसे ही कहा जाएगा। ये द कंपल्शन ऑफ बीइंग अ जट सिख टू क्लेम द टॉप पोस्ट। मुझे कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गरारी भी वहीं अटक गई। किसी ने सुच्चा सिंह का उदाहरण दिया कि देखो उनको उन्होंने पीछे किया, कि एक आप फेस नहीं दे पाए। सिद्धू भी अपनी दावेदारी उसी में तलाशते हैं कि आपको सिख होना है और सिखों में भी सबसे डोमिनेंट कास्ट से होना है, क्योंकि काशीराम जी बसपा के थे, मतलब बसपा उन्होंने स्थापित की, पंजाब के थे, होशियारपुर के, लेकिन जमीन उनको मिली यूपी में। पंजाब में कभी उतना बड़ा दलित मूवमेंट इकट्ठा नहीं हो पाया कि वो एक डिसाइसिव पॉलिटिकल फोर्स बन सके। मैं अभी पिछले दिनों लुधियाना में था, कुछ महीने पहले चर्चा हो रही थी, तो बोले, मैंने उनसे पूछा लोगों से और पत्रकारों से कि आम आदमी पार्टी कहाँ अटक गई थी पिछली बार, तो बोले अरे ये भी पंथिक राजनीति करने लगे थे। तो जो हिंदू वोट था उनको लगा कि जब साहब आप जो पुराने अतिवादी हैं, चरमपंथी, उनके यहाँ जा जाके मिल रहे हो तो हम क्यों जाएं, क्योंकि उनको भी वो पुराना दौर याद है चरमपंथ का, तो वो कांग्रेस की तरफ स्विंग हो गए। वो भी एक व्याख्या थी। तो ये जो है कि एक जटसिक फेस और पंथिक राजनीति जो दुधारी तलवार है, जो कांग्रेस ने भी जिसका मजा चखा भिंडरा वाले ऑनवर्ड्स, और उसके बाद अकाली तो करते ही वही राजनीति है, लेकिन अभी वो भी बेअदबी वाले मामले में बैकफुट पे हैं। अब सिद्धू वही पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी। तो ये दो चीजें जरा थोड़ा दर्शकों को बताएं अगर। कमलेश जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रीफली यही कहूंगा कि अब हरियाणा में हमने देखा है कि जाट ही मुख्यमंत्री होते थे, है ना। एक ये हो गया कि जाट ही हो सकते हैं। अब और मनोहर लाल को बनाकर बीजेपी ने एक पत्ता खेला, ये सोचकर कि, पर उसका बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है। उसका मैं समझता हूँ बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। और अभी तो जेजेपी के मिल जाने के बाद उनके पास एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर में जाट चेहरा है। पंजाब में अब शायद कोई नॉन सिख को, अभी मैं नहीं समझता कोई नॉन सिख चीफ मिनिस्टर हो सकता है। झारखंड में कोई नॉन आदिवासी हो सकता है। नॉन आदिवासी ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते या अच्छा काम नहीं दास को करेंगे, बनाया था लेकिन 5 साल में। हाँ, तो एक उसका छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे कि जो आदिवासी बहुल मतलब इलाका है, पर वहां एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर नहीं, अभी नहीं है। पर ये ध्यान रखना कि कुछ राज्यों में ये आवश्यक सा हो जाता है। अच्छा, बिहार में मैं नहीं अभी इमेजिन कर सकता कि कोई मुख्यमंत्री होगा जो कि अगड़ी जातियों में से होगा, क्योंकि सबको लीडरशिप अब आफ्टर दी ओबीसी रेवोल्यूशन सबको लीडरशिप अब ओबीसी में ढूंढनी पड़ती है। मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की गरारी जैसे फंसी थी, वैसे ही मतलब बीजेपी कर सकती थी। बाय द वे, ये बीजेपी ऐसे रिस्क लेती है, पर बीजेपी के कोई चांस तो है नहीं। मतलब बीजेपी के बारे में अभी पंजाब के संदर्भ में चर्चा करना बेकार है। सुनील जाखड़ भाजपा में, मैं नाम नहीं लूंगा, भाजपा में ऐसे एक दो सीनियर लीडर हैं जो ये सोचते हैं कि तारे आसमान में ना, भाग्य के सितारे कहीं फिट हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा। तो सुनील जाखड़ उसमें है कि वो, उनको लगता है कि जब ये सब सभी लोग रोटी के लिए झगड़ने लगेंगे तो शायद मैं बीच में रह जाऊंगा, जो बन जाऊंगा। वो किस्मत के सितारे वाले हैं। पर हकीकत यह है कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, तो अब एक चीज मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ पब्बी साहब, खासतौर पे आपसे। हमने कई अलग अलग राज्यों में देखा कि रीजनल एस्पिरेशन के साथ पार्टियां आती हैं और बढ़ती हैं। अकाली दल के लिए कहा जा सकता है कि जो पंथिक राजनीति करती है, और क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर सिख हैं इसलिए। पर अदरवाइज कभी हमें कोई तीसरा मोर्चा जैसा दिखा नहीं। जबकि एक समय में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बड़ा स्ट्रांग था। उसके बाद इनके ही बादल साहब के जो भतीजे हैं उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, पीपीपी, आम आदमी पार्टी भी गई वहां तीसरा मोर्चा बनने की। क्या अभी भी ये बाइपोलर ही रहेगा, या कि पंजाब में ऐसा रहा है, शुरू से ही ऐसा रहा है कि बाइपोलर ही रहा है हमेशा, कांग्रेस वर्सेस अकालीस प्लस बीजेपी, ये हमेशा बाइपोलर रहा है। और बहुत कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा एमर्ज नहीं हुआ नेता कि जो अपना रीजनल पार्टी अलग से बना सके। मनप्रीत बादल की आपने जैसे बात की, पीपीपी बनाई, लेकिन आज तक कोई जानता ही नहीं होंगे, बहुत ही लिमिटेड रीच थी। हालांकि वो भी एक वेल नोन लीडर थे। अकाली टाइम पर भी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बादल का नाम भी कुछ बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर सके। उस तरह से बहुत सारी और भी पार्टियां बनी। खासतौर पर ये एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, इन्होंने काफी पार्टीज बनाई, पर इनकी जो सपोर्ट है वो हमेशा ड्विंडल ही डाउन करती रही। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का वन ऑफ द मेजर रीजन जो पिछली बारी वो हार गए, उसका यही था कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का साथ ज्यादा दिया, जो अब नवजीत सिद्धू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कमलेश जी ने बताया।
लेकिन ये देखो कि हार्ड लाइनर्स के लिए जो सपोर्ट है ओवर द इयर्स डिविंडल ही करती रही। तो आम आदमी पार्टी ने भी पिछली बार कोशिश की कि इसी को मुद्दे को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कि उन्होंने हेल्प वहां पर अमृतसर में जाकर मीटिंग्स भी की उनके साथ, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वगैरह के साथ। वो आई थिंक उस टाइम उसको नुकसान हो गया, क्योंकि आम जनता पंजाब की नहीं चाहती कि कोई इस तरह के कम्युनल कलर आए या एक्सट्रीमिज्म वापस आए। अभी तक वो घाव भरे ही हैं, ज्यादा दूर देर की बात नहीं है जब यहाँ पर इतना ब्लड बात होता था। तो वो एक उनकी गलती थी कि वो स्ट्रेटेजी गलत थी कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो अफगानिस्तान थे उनके साथ मिलने की कोशिश। हाँ, बेईदमी का मामला थोड़ा सा अलग है उससे, वो मिलिटेंसी की तरफ ज्यादा था, ये इनके अपने सिख रिलीजन के साथ ज्यादा रहता है। तो इसके बारे में तो डेफिनेटली रोष है लोगों में। और जब कि इतना क्लियर हो गया, 6 साल हो गए, 7 साल उस इंसिडेंट्स को हुए ऑलमोस्ट, या 6.5 साल। हाँ, अब इतनी देर में आपको पता ही नहीं लग रहा किसने किया और क्या किया। अब एसआईटी बदली है तो सडनली उन्होंने 8-10 लोग गिरफ्तार कर लिए। उस टाइम मेरे को लग रहा है कि सबको ये मालूम था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो डेरा था कि उनके लोग कर सकते थे, ताकि क्योंकि उन दिनों में वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो फिल्म को लेकर एमएसजी और सारा कुछ। तो उन दिनों में सबको लगता तो ये था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कुछ नहीं किया, अकालियों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद अमरिंदर आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और इतने सालों से तो अकालीस का वन ऑफ द मेजर रीजन पिछली बार हारने का यही था कि उन्होंने जो सपोर्ट एमएसजी के लिए दी और सारा कुछ किया। लेकिन उसके बाद अमरिंदर सिंह को और नवजोत सिंह सिद्धू का उसमें एक पॉइंट डेफिनेटली कि आप 4 साल हो गए, 4.5 साल होने वाले आपको सरकार बनाए, आप कह रहे थे कि ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है, और 4 साल के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। तो वो एक ये डेफिनेटली मुद्दा तो है ही। और मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरे आई मे बी रॉन्ग, कि शायद अमरिंदर सिंह ने अभी ये संभाल कर रखा हुआ था काइंड ऑफ कार्ड कि मैं इसको लास्ट में प्ले करूंगा जस्ट इलेक्शन से पहले, तो तब इसको लेकर आएंगे। वरना कोई रीजन नहीं है कि आप 4-4.5 साल एक ही चीज पर बैठे रहे और आप पता नहीं लगा पाए कि दोषी कौन है। तो ये रीजन तो डेफिनेटली। जी, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि आज ही जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार के दिन 21 मई को, तब तस्वीरें आई कि तरन तारन से किसानों का एक बड़ा जत्था यहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट उसमें शामिल होने आ रहा है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि बीच में कुछ टाइम मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब राकेश टिकैत की तरफ फोकस हुआ और वेस्टर्न यूपी हरियाणा के लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। अदरवाइज लीडरशिप जो थी लार्जली पंजाब से थी, उन्होंने इसको हेड किया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल्स को लेकर 3 अलग अलग, ये पंजाब के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होंगे कांग्रेस वर्सेस अकाली के गेम में, या कांग्रेस वर्सेस अकाली वर्सेस आम आदमी पार्टी गेम में? कमलेश जी राइटली सेड कि बीजेपी तो अभी पिक्चर में है ही नहीं पंजाब में। ये कितना बड़ा मुद्दा होगा और किसको फायदा पहुंचाता दिखेगा अगर ये मुद्दा बनेगा तो? मेरे ख्याल से तो जो जनरल परसेप्शन है जो रूरल एरियाज में, जैसा आप सही करेंगे, बीच में एक थोड़ा गैप आ गया था, और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन था कि वो हार्वेस्टिंग सीजन था, एक तो उस वजह से भी था। और दूसरा जिसे फेटिक कहते हैं, आप हम जानते हैं, मीडिया फेटिक थी कि टीवी टूवी में या कहीं पर भी इसके बारे में जिक्र होता ही नहीं था। इलेक्शंस पर ही सारा जोर लगा हुआ था, सारे वेस्ट बंगाल पर ही था मेनली। तो मीडिया फेटिक भी थी और डाइवर्शन भी था। और लेकिन अब दोबारा वो आने लगे। लेकिन जो गाँव में जो मेरे को पता लग रहा है कि गाँव में कमिटीज बनी हुई हैं, उनके डेज फिक्स्ड हैं कि किसने जाना है, कितने लोगों ने जाना है हर गांव से कितनी बारी, और अगर वो एक जिसने जाना है वो नहीं जा पा रहा तो अपनी जगह पर वो रिप्लेसमेंट भी देते हैं। तो ये एक डेफिनेटली गाँव तक अंदर तक घुसी हुई है ये चीज। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो जो परसेप्शन बनी हुई है माइंड में लोगों के, वो अगेंस्ट अकालीज है, क्योंकि उनके माइंड में ये घुसा हुआ है कि ये अकालीज के टाइम पर ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उस टाइम पर तो इन्होंने सारा कुछ कर दिया, बाद में ठीक है रिजाइन कर दिया। लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा जो ब्लेम है इंस्टेड ऑफ कांग्रेस के, वो ज्यादा ब्लेम अकालीज को जा रहा है। और मतलब ये वो अकालीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हमें लोग वोट करेंगे क्योंकि हम रिजाइन कर गए कैबिनेट से, या हमने उनके साथ नाता तोड़ दिया। मेरा ये कहना। इसमें कांग्रेस को भी बहुत फायदा नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कांग्रेस के लिए भी कुछ नेगेटिव्स हैं, अकाली के लिए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बीजेपी के लिए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। और अब समझाने में बहुत देर हो चुकी है। अब लोगों ने लगभग, जो ग्रामीण इलाके हैं खास करके, उन्होंने लगभग ये तय कर ली है जिम्मेदारी किस किस की बनती है। तो उसमें अकालियों को भी वो शामिल कर रहे हैं इसमें। इन्होंने बिल्कुल सही बोला। मेरी भी जिन लोगों से बात हुई है वो नहीं मानते, अकाली इससे बिल्कुल साफ हैं, इन्होंने तो त्याग कर दिया, वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि अकालियों का अभी भी कुछ बेल्ट में प्रभाव है।
कृषक बेल्ट है वो। इसमें फायदा अगर किसी को होता दिख रहा है साफ साफ, तो वो पार्टी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जो अभी बिखरी पड़ी है, पर अगर वो संभालें अपने आप को तो शायद आम उनको आदमी फायदा पार्टी। मिल सकता है। हाँ, चूंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो दिल्ली के बॉर्डर पे जिस तरह की डिप्लोमेसी की है किसानों के साथ, वो उसका भी एक प्रभाव है। और दूसरा, आप जानते हैं कि किसान वाले आंदोलन में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रिय तत्व हैं, तो उन सबको मिलाकर आपको ये देखना चाहिए कि इसका प्रभाव, मतलब कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, पर इसका फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा एक अच्छा। संगठन के तौर पर। देखिए, हम लोग अकाली दल का जिक्र कर ही रहे हैं तो ये सवाल भी आएगा ही जिक्र में कि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल का भविष्य क्या है। उन्होंने पार्टी में तो स्थापित कर दिया बड़े बादल साहब ने, प्रकाश सिंह बादल ने, कि अब हमारे सपूत ही संभालेंगे, लेकिन क्या सुखबीर बादल की अपनी इतनी, क्योंकि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है पंजाब की, सुखबीर बादल की बहुत अच्छी छवि नहीं है अक्रॉस द पंजाब की, साहब गरीबों के मसीहा हो या पंथिक राजनीति की हो, ऐसा वैसा। वो ही इज अ मैनेजर, बादल साहब के बेटे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े इनसे ताल्लुकात हैं, पावर कॉरिडोर समझते हैं, हर जिले में उनके लोग हैं। पर हर जिले में लोग होना और हर जिले में आपका एक टारिंग फिगर की तरह होना कि आप जीत रहे हैं सब कुछ, भले ही वो पार्टी 10 साल से वो और विक्रमजीत सिंह मजीठिया चला रहे हैं, पर क्या सुखबीर बादल का इतना बड़ा कद है कि अकाली दल उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा? बीजेपी आपके अलायंस में है नहीं और वो एक दावेदार बन सकते हैं? मेरे ख्याल है कम से कम इस इलेक्शन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो सीनियर बादल हैं, और दूसरा ये है कि उनका, आपने सही कहा कि ऐसी इमेज नहीं है कि वो अपने आप को, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं और बोलने में भी अच्छे हैं, बल्कि मैं तो कुछ यहाँ तक भी उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा उनका अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, पर ओवरऑल जो है उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है लोगों के बीच में। वो जो ज्यादातर जो अकालियों के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं वो सीनियर बादल जी के वजह से जुड़े हुए हैं, ना कि सुखबीर बादल। तो इसलिए जब तक वो सीन पर हैं तो कायम है सारा कुछ, उसके बाद तो ऑलरेडी डिसेंशन तो शुरू हो गई हैं, कुछ जो युवा नेता भी अलग हो रहे हैं उनके साथ, तो वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनलेस वो अपने आप को काफी ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस इलेक्शन में तो भूल जाएं, लेकिन आगे के लिए अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अलग बात है। पिछली बार जब सीनियर बादल मुख्यमंत्री थे तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब की जनता भी मानती थी कि मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ही हैं। तो उस समय जो विकास के काम हुए, काफी सारे हुए, उसका क्रेडिट भी सुखबीर बादल को ही जाता था। लोग कहते थे सुखबीर बादल ने ये बनाया वो बनाया। और जो एक तो थोड़ी परिवार की जो इमेज है वो प्रकाश सिंह बादल के रहते हुए ही मनप्रीत छोड़ गए थे। ये बहुत बड़ा कदम होगा उनके लिए, पर वो उनके रहते हुए ही छोड़ चुके थे। तो 2012 के पहले। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रकाश सिंह बादल हैं तो किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार है और सुखबीर के भी साथ हैं। वो उन कुछ लोगों के, इनके प्रकाश सिंह बादल अगर मुक्त हो जाते हैं राजनीति से पूरी तरह से, पिछली बार भी वो तो आखिरी बार कह करके चुनाव लड़ते रहते हैं लोग कि इस बार मेरा आखिरी है, तो अगर वो पूरी तरह से राजनीति से मुक्त हो जाते हैं तो पता नहीं मुझे, पर पार्टी के रूप में बाय द वे एक बड़ा संगठन है उनके पास और उनको राइट ऑफ आप नहीं कर सकते क्योंकि वो संगठन उनके पास है, शहर शहर गांव गांव में उनका संगठन है। 10 लोग खड़े हो जाएंगे उनके बुलाने पे कभी भी, तो उस दृष्टि से वह पंजाब में दूसरे ध्रुव तो बने रहेंगे अभी। चलिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 6-8 महीनों में पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या होता है। कैप्टन अमरिंदर आला कमान के तमाम दबावों के बावजूद कैप्टन बने रहते हैं पंजाब के या नहीं, और चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस होती है। आम आदमी पार्टी पिछली बार बड़ी दावेदार थी, हार गए तो अलग अलग नाम गिनाए जाने लगे। किसी ने कहा दुर्गेश पाठक की वजह से हारे, किसी ने कहा सुच्चा सिंह को इन्होंने साथ नहीं रखा, किसी को लगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, जल्दबाजी में हो गए कि साहब आधे इधर चले जाएंगे आधे उधर और फिर मैं ही सर्वसम्मत बन जाऊंगा नेता। तो पंजाब की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। विपिन पब्बी जी, कमलेश सिंह जी, आप इस बातचीत में जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी में अब बिहार के विषय पर बात करेंगे। लगातार बिहार से मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं। वहां के अस्पतालों का हाल, टेस्टिंग का हाल, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े दावे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बयान कुछ देते हैं, राज्य की स्थिति कुछ और सामने आ रही है।
और बिहार की व्यवस्था कैसी है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, हम अलग अलग मौकों पर देखते रहे हैं। और अब इसको बोलते हैं ना, सिलाई खुल गई है धर के, वो हाल हो गया है। और इस स्थिति पर बात करने के लिए, और जो राजनीतिक लट्ठम लट्ठा चल रहा है, कभी पप्पू यादव वर्सेस राजीव प्रताप रूडी, कभी तेजस्वी यादव बनाम सुशील मोदी, उन सब पर बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। नमस्ते। नरेंद्र जी, सुशासन बाबू बहुत दावे कर रहे थे, लगातार सत्ता में हैं 2005 ऑनवर्ड्स, और उन दावों की पोल तो देखिए खुल गई है, सीधी सी बात है। कल मैं ट्विटर देख रहा था तो पारस हॉस्पिटल के बारे में कैंपेन चल रहा था, दरभंगा के अस्पताल पर कई रिपोर्ट्स आई हैं। हमारी टीम से विकास कुमार रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्वाति आज पहुंच रही है, वो रिपोर्ट करेंगी। स्थिति ठीक नहीं है, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पे? स्थिति जैसे आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है, आप उससे थोड़ा सा पीछे आके, क्योंकि मैंने बिहार में देखा है ये तमाम मेडिकल कॉलेज में, लिटरल स्थिति ये है कि ये तो एक महामारी है जहां पर आप कह सकते हैं कि शहर भी उस बोझ को नहीं कर पा रहा है। लिटरल अभी तक ये हालत रही थी कि अगर किसी जिले में जहां मेडिकल कॉलेज रहा भी, जैसे दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में, गया में मेडिकल कॉलेज रहता है, वहां पे अगर किसी दिन 25 से 30 डायरिया के पेशेंट एक दिन में आ जाता है तो पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर जाती है। ये मैंने देखा है जी। तो ये चूंकि अभी सबका ध्यान फोकस हो रहा है, तो ये हमारी टोटल जो एक मतलब आप औकात कह दीजिए स्वास्थ्य विभाग की, यही थी कि एक 25 से 30 डायरिया पेशेंट, पूरी व्यवस्था को मैंने कोलैप्स होते हुए मैंने वहां रिपोर्ट भी की है जी। तो अभी ये आप कह सकते हैं कि ये एक जो निगेटिव या अभी जो है वो कभी ना कभी ये आना ही था। और ये पता नहीं भविष्य में इसका क्या रिएक्शन हो, और जो आप दिखा रहे हैं आप ये मान के चले, जो आपके जो फील्ड से रिपोर्ट आ रहे हैं उससे भी हालत बुरी है। पूरी क्वैक के भरोसे ही पूरी व्यवस्था वहां पे गांव में, और चूंकि संजोग से अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये लोगों की भी गलती है, सामने केसेस नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को मैंने सुना कि गंभीर रूप से घर में है। अगर वो सारी स्थिति अगर टेस्ट हो और वो उनका हॉस्पिटल की ओर बढ़ेंगे तो आप इससे भी बुरी तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं। जी नरेंद्र जी, इस तरह की भी रपटें आई, हम राजनेताओं के बयान और तैयारियों पर आएंगे कि ज्यादातर डॉक्टर जो हैं वो कोविड सस्पेक्टेड को टाइफाइड का मरीज बताकर और वही इलाज कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा है जान माल का। आप इसमें सीधे सीधी तौर पे डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उस डॉक्टर में कई सारे क्वैक भी हैं। टेस्ट भी नहीं हो रहा है, आपको टाइफाइड भी होगा, इलाज शुरू कर दो आप, चूंकि इसमें भी पैरासीटामोल खा रहे हैं तो आपको बुखार 4 दिन तक होता जाएगा। ये अमूमन ये हर बीमारी के साथ वहां पे जितना आप वो कोई भी डेक्सोना इंजेक्शन दे दो, पैरासीटामोल दे दो, वो वहां पे चलता रहा है, और इसमें भी ऐसा धड़ल्ले से चल रहा है। आप अगर मैं इसी से थोड़ा सा डाइवर्ट होके आप वहां पे हालात देखिए कि ये आप क्या, ये खुद सरकार का जारी आंकड़ा है, अगर कल मैंने देखा था करीब 2200 से 2300 डेथ जो सेकेंड वेव हुआ है, जिसको आप 1 अप्रैल से मान सकते हैं, तो बिहार में 2300 डेथ हुआ है, मतलब ऑफिशियल फिगर। और इधर डॉक्टर की जो फिगर है उस 2300 में डॉक्टर 80 है। इवन आईएमए की जो फिगर हुई पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर की डेथ 80। दैट्स अ बिग नंबर। हाँ, 3% से ऊपर। तो अगर डॉक्टर की इतनी डेथ हो रही है तो क्या मरीज अगर बहुत ही कम हुआ तो क्या डॉक्टर के साथ कुछ बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, या ये नंबर है तो क्या इधर मरीजों की जो 2300 संख्या है इसको दबाया गया है? तो वो एक जो नंबर का जो पूरे इंडिया में तमाम जगह से आई, इसको तो पीएम ने भी अपनी मीटिंग में बोला कि स्टेट्स को आप लोग फिगर को दबाए नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आ रही थी। तो ये जो टाइफाइड वाला है, चूंकि कई सारे टेस्ट में मैं जान रहा हूं कि मैंने मधुबनी में 1-2 और जिलों में मैंने पैरवी की कि भैया इनका कहीं टेस्ट करवा दीजिए, कोई टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है। हमारे मीडिया के ही एक मित्र हैं, उनके फैमिली वालों को तो आरटीपीसीआर नहीं हो पाया ना, उनका कोई टेस्ट इधर बाकी जगह भी नहीं था। तो क्या करेंगे? कुछ तो आपको बुखार हो रहा है, खांसी है, तो आपको जो सामने अवेलेबल जो भी टाइफाइड हो कुछ भी आप इलाज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो ये वही स्थिति वहां पे है। जी, टेस्ट में तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे भी एक साथी हैं और उन्होंने सैंपल दिया और 4 दिन बाद रिपोर्ट आई उसकी। तो आप समझिए 4 दिन में ये वाली जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है। हालांकि कई लोग इसीलिए अब टेस्ट लक्षण आते ही इलाज फौरन शुरू करवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, टेस्ट में एक चीज और है कि आप देखते हैं कि अगर मंगल पांडे का भी आंकड़ा आता है, बिहार सरकार दावा करती है कि सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं,
1 लाख कर रहे हैं और मेरी पॉजिटिविटी 5 से 6% है, तो ये आंकड़े वाइज दुरुस्त कर रहे हैं वो, ठीक है, उनका आंकड़ा वाइज। तो उसमें 2 चीजें हैं, याद होगा कि जब फर्स्ट वेव में जब बात हो रही थी टेस्टिंग की, तो उस वक्त में 2 जिला से एक रिपोर्ट आई थी कि जो सारे फर्जी एंट्री कर दिए गए थे नंबर में। जी, संतोष सिंह ने वो रिपोर्ट की थी इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, अब बाद में ये तर्क दिया गया क्योंकि 2 जिला से आ गया तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपकी रिपोर्ट ठीक है, ये गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसी 2 जिले में गड़बड़ी हुई है जहां पे आपने रिपोर्ट की है, और उन्होंने उसको क्लोज डाउन कर दिया, नंबर 1। तो एक वो भी है, और दूसरी जो कई सारे जो हमारे जो एक्सपर्ट से बात हुई है कि टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के इस तरह से होना चाहिए कि अगर ए गांव में बीमार लोग आ रहे हैं तो अब ए गांव की रिपोर्ट करेंगे ना, वहां पे टेस्ट करेंगे ना। ये लोग जानबूझ के पॉजिटिविटी रेट दिखाने के लिए अगर ए गांव से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं तो आप बगल वाले गांव में जहां पे नहीं है वहां पे आप टेस्ट कर नंबर बढ़ा दे रहे हैं। तो इस चीज को भी, इस मामले को भी उठाने की जरूरत है कि क्या आप टारगेटेड टेस्ट कर रहे हैं या कि नहीं, ऐसे ही मतलब सीरियस टेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला भी एक इशू गंभीर हो रहा है वहां जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे नजर आ रहे हैं अपनी कार्यशैली को लेकर इस महामारी के दौरान? काफी एक्टिव हैं या अभी भी बयान भरोसे हैं? और उनकी जो ओवरऑल इमेज है, दावा कि हमने बिहार का कायाकल्प किया, ये किया वो किया, पिछले 10-15 साल में उन्होंने क्या किया है बिहार के हेल्थ स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। इसमें एक राजनीतिक इसका एक एस्पेक्ट है और एक दूसरा जो स्थिति की, निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3-4-6 महीने में इस एनडीए गवर्नमेंट में जिसकी बीजेपी और एनडीए और जेडीयू है, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस तरह से चीजों को ट्रीट किया है कि जो मिनिस्ट्री जेडीयू के पास है, अगर उनकी गड़बड़ी होती है तो वहां पे विपक्ष बन जा रही है विपक्ष। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश के पास है, तो आपने देखा होगा 4-5-6 महीने में जो छोटे मोटे नेता नहीं, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय जायसवाल, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का इशू लगातार उठाया है, गिरिराज सिंह हो, ये सब। मुझे 1-2 लोगों से, जेडीयू के कुछ सीनियर लोगों से भी बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई, सामने वो कोई बात नहीं करते इस बारे में। ये जानकारी देना नहीं भूलते हैं कि 15 साल से सरकार में है, 15 साल से बीजेपी के लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बीजेपी के पास रही है, अभी भी बीजेपी के पास है। तो आप लोग अगर उनसे जानकारी ले सकते हैं क्या है, हम लोग जो लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट करें या किस तरह से चीजें कंटेनमेंट करें, वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसका एक आप राजनीतिक संदेश भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह से चीजों को वो देखा जा रहा है वहां। और मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा नेता। हाँ, तो इस बार चूंकि पिछली बार भी जब नीतीश ने कहीं ना कहीं, आप अगर आप उसको लार्जर एस्पेक्ट में देखें, जब नीतीश ने माइग्रेशन का इशू उठाया था कि उनको नहीं आने देना चाहिए, अगर रोग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो वो सही पॉइंट था, उसके एक भावना तक जो रूप से उसका पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। तो पिछली बार नीतीश इस फोरफ्रंट में अकेले आ गए और उन्होंने गाली भी सुनी, और उसका रिजल्ट वो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में भी देखा कि नीतीश को कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक अकेले एक विलेन और उसको विक्टिमाइज कर दिया था। इस बार वो पॉलिटिकली बहुत कॉशियस दिख रहे हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने कई सारे जेडीयू के मंत्री से भी बात की, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोलने में मंगल पांडे से बात कीजिए, और मंगल पांडे वो आंकड़े दिखा दे रहे हैं कि जब मेरी 4% 5% है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी से बात कीजिए। अभी ही नहीं, 15 साल से वो हमेशा बार बार इंफेसिस कर रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी के, इससे पहले अश्विनी चौबे बहुत दिन तक वहां रहे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री और कई लोग। तो जेडीयू कहीं ना कहीं मुझे अब डिसोसिएट की तरह ही इसमें, इस पूरे इश्यू में वो लग रही है कि ठीक है, वो अब उनकी एग्जैक्टली क्या रणनीति है, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे, मुखिया तो वही है, सवाल तो उनसे वही है। और कोई भी बड़ा कायाकल्प होता है तो उसका श्रेय भी मुखिया को ही जाता है। जब उन्होंने बच्चियों को साइकिल बांटी या तमाम दूसरी जो उनकी सफल योजनाएं रही, तब भी ये कहा गया कि भाई ये नीतीश कुमार का गवर्नेंस मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी जब इलेक्शन में जीते, भले महिलाओं ने उनको वोट नहीं किया, लेकिन कहा गया कि नीतीश कुमार की महिला वाली जो स्कीम थी उसके चलते महिलाओं में गुडविल है, भले उसका गुडविल का फायदा उनकी पार्टी को नहीं मिला, बीजेपी को मिला। तो वो इशू है। लेकिन ये पॉलिटिकली, चूंकि जिस तरह से चीजें आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी पॉलिटिकल आगे किस तरह से, जैसे रूडी का मामला आया, तो रूडी में बीजेपी और पप्पू यादव या बाकी विपक्ष सामने सामने लड़ता दिखी। या अभी आप देखेंगे कई बार जब लड़ाई हो रही है, तो चाहे बीजेपी वर्सेस आरजेडी वर्सेस जेडीयू, तो आपको अलग अलग पार्टी खांचों में, जो पॉलिटिकल बैटल की बात कर रहे हैं, तो आप सामूहिक एनडीए या विपक्ष नहीं देखेंगे। अगर आप कल भी सुशील मोदी का या बाकी लोगों, बीजेपी ने जब ये आरजेडी को किया, तो वो आप देखेंगे वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
जब राजीव प्रताप रूडी का भी जब बयान आया था या पप्पू यादव का आया, तो फिर जेडीयू बहुत एग्रेसिवली बयान देने नहीं है। एक दो टीवी डिबेट में अगर आप ठीक है वो पक्ष लेने सरकार में ले लें, लेकिन जेडीयू बहुत ज्यादा उसके मैंने एक स्टोरी के लिए जेडीयू से पूछा भी, बोला कि नहीं हम लोगों को इस मुद्दे में नहीं पड़ना है। लेकिन आप एक गठबंधन में तो होता ही है कि आप एक साथ सपोर्ट करते हैं या साथ किसी चीज का विरोध करते हैं, तो उस तरह की चीजें समीकरण वाइज थोड़ा सा वो अंतर दिख रहा है इसमें। अच्छा, आप जिक्र कर ही रहे थे ये पप्पू यादव बनाम राजीव प्रताप रूडी के मामले पर, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पप्पू यादव कह रहे थे कि एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, फिर राजीव प्रताप रूडी ने एक डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सब जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से ये सेवा चला रहा हूँ, जिला प्रशासन के साथ संयोजन में चला रहा हूँ, और ये किसी कोई रिपेयर के लिए खड़ी थी, कोई ड्राइवर की अनुपलब्धता को लेके। और इन सब के बीच हालांकि इलेक्टोरली पप्पू यादव सफल साबित नहीं हुए हैं इस चुनाव में, उनकी जो हम पार्टी है और माफ करिएगा जो उनकी जन अधिकार मोर्चा पार्टी है ना, जाप जो पार्टी है उनकी। और फिर पप्पू यादव का बीजेपी के लोग और सोशल मीडिया पर भी कई लोग पिछला इतिहास उगाड़ने लगते हैं, चाहे वो अजीत सरकार हत्याकांड को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है या दूसरे मौकों पर, और कहते हैं कि ये तो हमको ज्ञान ना ही दें। पर यह भी देखा गया कि जब पटना में बाढ़ आती है या इस तरह कोई आपदा आती है, तो जो एक नेता जमीन पर लोगों के साथ खड़ा दिखता है वो तो पप्पू यादव है। आप पटना से आगे आप पता नहीं, हम वहाँ जब पप्पू यादव एमपी थे तो उनके घर अगर जाते तो पप्पू यादव ने और रंजीता रंजन दोनों तभी सांसद हुआ करते थे, पूर्णिया और वो मधेपुरा और सुपौल से। हाँ, तो उन्होंने शायद परमिशन लिया नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन दोनों के बीच में दीवार को तोड़ के वो एक लंबा सा कर दिया था। और हमेशा मैं 2-3 बार मैं वहां पे गया तो 500 जो कैंसर के पेशेंट वहाँ हमेशा रहते थे। सांसद आवास की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये उन्होंने हाल में 5-6 साल में दौरान उन्होंने ये इमेज बनाई है, और इमेज पप्पू यादव के जो घनघोर विरोधी हैं वो भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि हाँ इस दौरान उन्होंने अक्रॉस द सेक्शन सोसाइटी ये काम किया है, उनके यूथ में भी पॉपुलैरिटी भरी हुई है। ये सारा उसको इलेक्टोरल बेनिफिट अभी नहीं मिला, हो सकता है कि आगे जाके मिले, वो एक अलग विषय है। अभी जो राजीव प्रताप रूडी का इशू उठा है और जो आप उस वहां से जो आप उठा रहे हैं, आप बीजेपी खुद मानती है, ये बीजेपी खुद इस आर्ट की मास्टर है कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट द नैरेटिव और परसेप्शन। तो ठीक है, हो सकता है कि वो राजीव प्रताप रूडी ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया और उनका एक फैक्ट हो सकता है कि ड्राइवर नहीं भी मिला हो, कुछ चल भी रहा, वो अपनी जगह पे फैक्ट को अपनी जगह पे। लेकिन ऐसे समय जब महामारी पीक पे थी, एक एम्बुलेंस ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पे एम्बुलेंस रखी हुई थी, ये सबने देखा है। तो आप नैरेटिव के स्तर पर बोले तो वहां पे कोई वो खुद जानने कि इसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे खुद की राजनीति करते। तो यहाँ पे पप्पू यादव को एक बढ़त मिली, लेकिन इससे आप आगे भी देखिए, पहली बार पप्पू यादव के बहाने आपको वहां पॉलिटिक्स का एक नया वहां रूप देखने को मिलना होगा। पप्पू यादव के बाद सबसे एग्रेसिवली कौन सपोर्ट में आया? जीतन मांझी। सबसे पहले कौन सपोर्ट में आया? मुकेश सहनी। दोनों के 5-5-10। और आप अगर समझ लीजिए कि जीतन मांझी सपोर्ट में तभी वो नहीं आए होंगे जब तक उन्हें जेडीयू से सिग्नल नहीं मिला होगा। इवन मुकेश सहनी जो सरकार में जो 5 उनके भी एमएलए हैं, वो भी खुलेआम सपोर्ट में आए। इन दोनों के सपोर्ट के आने के बाद आप जानते हैं कि वो ठीक है विपक्षी स्पेस में भले पप्पू यादव रहे हों, लेकिन उनकी आरजेडी खास करके लालू फैमिली से उनकी कैसी अदावत रही है। एक फैमिली के कारण ही उनके पप्पू यादव के चाहने के बावजूद और कांग्रेस के ओर से पुश करने के बावजूद कि इनको एडजस्ट कीजिए, एक वीटो था, नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, ऐसा एक रेसिस्टेंस होने के बावजूद आरजेडी भी एक मतलब औपचारिक रूप से पहली बार समर्थन में आई। ठीक है, वो तेजस्वी यादव ने ओपनली उसका बोला कि जांच होनी चाहिए, वो हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव के बाद जो फॉलोआउट था, क्योंकि अच्छा ये आरजेडी क्यों आई, तो आप देखे होंगे कि पिछले 2-3 महीने में नीतीश कुमार का एकमात्र जो सब बोल रहे गवर्नेंस, पहली बार 2-3 महीने में उनका ध्यान गवर्नेंस से अधिक उनका अपनी पार्टी के गवर्नेंस और उसके विस्तार पे है। वो समझ रहे हैं कि गवर्नेंस अपनी जगह पे है, अगर मेरी पार्टी नहीं बचेगी तो फिर गवर्नेंस क्या होगा। कई सारे नेताओं को लेना और अभी भी बात करना, वो तो उसमें अगर जिस तरह से पप्पू यादव को उन्होंने टैप किया और उन अपरोक्ष से उसमें मैसेज भिजवाया और कई सारे नेता अभी चल रहे हैं, तो ये उसके पप्पू यादव के बहाने इस कोविड के थोड़ा सा ठहरने के बाद पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हो सकता है और किस तरह से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रेलर तो जरूर दिखी है। अच्छा,
एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव का ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग जब सत्ता चला रहे थे 1990 से लेके 2005 तक, तब तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और भी खस्ताहाल हो गई थी, ये कहा गया। फिर उनका पब्लिसिटी स्टंट बताया गया कि उन्होंने अपने आवास को कहा कि इसको कोविड केयर सेंटर बना दीजिए, फोटोग्राफी वगैरह हुई, सब चलने लगा। तो उस पर भाजपा वालों ने खासतौर पे सुशील मोदी हमलावर हुए कि जो इनको 10 फ्लैट गिफ्ट में मिले हैं, कांति सिंह और तमाम लोगों को मंत्री बनाने के लिए, उसको क्यों नहीं दे देते हैं सरकार को। मंगल पांडे का भी आया कि सिर्फ बिछौना बिछाने से कोई अस्पताल नहीं बन जाता है। तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कैसी दिख रही है? देखिए, इसमें पहली बात कि आप जो 15 साल पहले आप भी मानेंगे, या 15, अब तो 16 साल हो गया, तो 16 साल पहले वाला पब्लिक बाई नहीं करता है। दूसरा, जो थोड़ा मोरा एक रेसिस्टेंस था उस इलेक्शन में, तेजस्वी को उस जनरेशन ने वोट नहीं देकर वो भी काम कर दिया। तो अब तो इवन जो हार्डकोर जो एनडीए सपोर्टर या लालू विरोधी या तेजस्वी विरोधी, वो भी इस 16 साल पुरानी चीजों को बाय नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुशील मोदी के उस ट्वीट के पर नीचे अगर रिप्लाई देखें तो इवन हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर भी उस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं, और आपको रेयर उसमें रिप्लाई में एक भी तेजस्वी सुशील मोदी को के सपोर्ट में कोई भी दिखेगा। लोग उनको ही टारगेट कर रहे हैं कि ये अभी आप जब कोई तो कर रहा है आप भी करो अपना, अगर हॉस्पिटल में करना हो आप करो अपना, ये नहीं करें तो उसको आप उसको जब याद होगा किस तरह से बीजेपी एमपी ने बीजेपी एमएलसी ने तेजस्वी यादव का रिजाइन मांगा था, कि नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता ने मांगा था कि विपक्ष के नेता के रूप में रिजाइन कर देना चाहिए। तो वर्चुअली लोगों ने उनको, इवन विपक्ष नहीं, उनके अपने लोगों ने, आप सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर जाइए तो अपने लोगों ने को रिडिकुल कर दिया था। मैंने आपका भी ट्वीट देखा था कि सब जब जिम्मेदार हर चीज के लिए तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है क्या? तो ये सिर्फ ये उनके अपने लोग रिडिकुल कर रहे हैं, और सुशील मोदी को कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में इसकी खामियाजा भुगतना पड़ा है। डिप्टी सीएम इस बार नहीं बने वो चाहने के बावजूद, कहीं ना कहीं उनका वो डिस्कनेक्ट वो उसे लग रहा है। उनके अपने लोग, क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए विरोधी, अपने लोग कह रहे हैं कि ये तो आप अभी भी 16 साल पहले की बातों पे पड़े हुए हैं, 16 साल से आप सरकार में हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो इवन ये सिर्फ तेजस्वी यादव बिहार में ही नहीं, इवन मैं अगर दिल्ली से लेकर, जैसे दिल्ली में अगर मोदी हो या बिहार में नीतीश हो, ऑपोजिशन को जो अगर आप उनकी बात करेंगे तो ऑपोजिशन को लग रहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि जहां पे आम जनता भर से जो पॉपुलर लीडरशिप थी उनके बीच में एक संवाद हो रहा है, जहां पे आम लोगों की नाराजगी वहां पे सीधे है, वहां पे हो रहा है। तो आरजेडी या तेजस्वी यादव की राजनीति मुझे ये लग रही है कि अभी बैक स्टेज पे वो चाह रहे हैं कि ये नाराजगी और बढ़े, हम एक सिर्फ जनता के साथ एक सेंट, कभी वो अपना एक प्रतीकात्मक रूप से अपना मकान दे दिया, कुछ 4-5 लोगों को ट्वीट कर दिया, तो अभी वो लोग, कुछ लोगों ने दवाई बांट दी। हाँ, वो जो प्रतीक, जो एक मूल रूप से प्रतीक जो आप कह सकते हैं, या इवन दिल्ली में चलिए श्रीनिवास कर ले, तो मोटा मोटी विपक्ष यही कर रहा है एक प्रतीक रूप से। और ये आम लोगों और सरकार के बीच में जब इनको लग रहा है कि जब तक अगर ये नाराजगी अगर और इसको आगे बढ़ेगी तो मे भी हमारे लिए आगे, जैसे आप सुनते हैं ना कि ये नीतीश के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन नीतीश तेजस्वी विकल्प नहीं है, इसी नाम पे नीतीश जीत गए ना, मतलब एनडीए जीत गई। तो वो उनको लग रहा है कि ये जो नाराजगी अभी और बढ़ेगी नीतीश के खिलाफ या एनडीए सरकार के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ जो भी रेसिस्टेंस था वो आगे आने वाले समय कुछ डाइल्यूट होगा। और अभी इलेक्शन तो 4 साल बाद होने वाला है, तो अभी मेरे लिए बहुत समय है, तो अभी वो थोड़ा सा उतने एक्टिव नहीं है, प्रतीक वाली चल रही है, और कह सकते हैं वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एज भी उनके साइड में है और अब उनकी एक फर्म ग्रिप भी हो गई है अपनी पार्टी के ऊपर, और बिना लालू यादव के उन्होंने चुनाव लड़ा और एक इंप्रेसिव नंबर लेके आए। एक आखिरी सवाल मेरा नरेंद्र जी है आपसे, और मेरी ख्वाहिश भी है, मतलब मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूं कि रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन बिहार भी मेरा दूसरा घर है। वो चाहे लल्लन टॉप नाम की वजह से कह लीजिए, आप लोगों को लगता भी अच्छा है लल्लन टॉप है तो बिहार की, और मैं कहता हूँ हाँ भैया आप मान लो, मैं तो मान चुका हूँ कि मैं यूपी बिहार दोनों का हूँ। क्या बिहार में कभी ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था डिसाइसिव मुद्दा बनेगी? मतलब हम कितने और दशकों तक बिहार बीमारू राज्य है, बिहार में चीजें बहुत खराब है, बिहार में ये, बिहार में वो, कब ये स्थिति बदलेगी? ये लोगों के लिए मुद्दा कब बनेगा? अगर आप उसको एक ऑब्वियसली कि नेगेटिव आप रहने के लिए वो परमानेंट है, नेगेटिव तो वो एक शाश्वत है और आप रह सकते हैं, क्योंकि कई सालों से हो रही है, फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसमें 2 चीजें जिस पर आप एक
एक इस रात की सुबह नहीं कि नोट पे आप इसको समाप्त कर सकते हैं, इस रात की सुबह है, इस नोट पे कह सकते हैं। उसकी दो का इसके पहली बात कि लोगों ने पहली बार एक होता है कि खुद हर, अभी आप कह रहे हैं ना कि जैसे हर घर ने मौत देखा है, सांसों की जरूरत हर घर ने देखी है, चाहे खुद के घर में देखी या परिचितों के घर में देखी। बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं कि इस बार मौत कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, हर आदमी के पास उंगली पे गिना हुआ एक चेहरा है, चेहरा है, अनुभव है, कहानी है, बेबसी हर किसी के पास है। तो ये चीजें हुई कि उनको पता है कि ये चीज नहीं था, मेरे पास अस्पताल नहीं था, तो हमने क्या झेला। और उसके साथ अगर आप देखिए, आपने तो बिहार इलेक्शन में देखा, एक चीज तो गौर किया होगा कि तेजस्वी क्या करते थे, इनके पास अगर आप अपनी सभा देखिए 10 से 12 मिनट भाषण देते थे हर रवि में, उस 12 में 8 मिनट वो नौकरी 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 बात करते, जिसकी बहुत एक प्लानिंग भी नहीं होती थी और वो लोगों को कनेक्ट कर रहा था। तो ऐसे समय जहां पे पोलराइज सोसाइटी में भी नए लड़कों ने उनको नौकरी के, भले नौकरी 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 की चर्चा करने के नाम पर ही वोट तो दिया। आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक वोट तो पाने में सफल रहे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपने बिहार में इलेक्शन में देखा था कि वो तो उनको मिला, उनको नए तबके ने सपोर्ट किया। उनके पास क्या था उस पूरे कैंपेन में, अगर नौकरी नौकरी के अलावा उनके पास कुछ भी देने को नहीं था। तो एक शुरुआत वहां से तो एक मैंने देखी इस बार पहली बिहार इलेक्शन में, ठीक है उसका क्या असर पड़ा, लेकिन वो कंप्लीटली पोलराइज या कंप्लीटली वो कम्युनल या कास्ट बेस्ड इलेक्शन नहीं था। आप एक ही बार में ब्लर हुई कई जगह, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हुआ था। तो एक वहां से शुरुआत मैं देख रहा हूं, वहां से एक शुरुआत जो एक तरह से लोगों के बीच में, और ये जो इस बार लोगों ने खुद से जब देखी है, मतलब एक सामने मौत या अपने लोगों को की पीड़ा, शायद ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो इतनी चेतना तो अपने लोगों से की ही जानी चाहिए कि कल जब बिल्कुल मैं चाहता हूं इस देश के हर राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और उसी के आधार पर सरकारें चुनी जाए, सरकारों की जवाबदेही तय की जाए और उनकी परफॉर्मेंस का आकलन हो। नरेंद्र नाथ जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े नेता नगरी में, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ और सक्रिय बने रहिए। थैंक यू। नेता नगरी के सेगमेंट में हम बात करेंगे उस कैबिनेट गठन की जो सुर्खियां बटोर रहा है सोशल मीडिया पर भी और पॉलिटिकल गलियारों में भी। पिनरई विजयन ने शपथ ली बीते दिन। कहा गया कि, बताया गया एक तथ्य के तौर पर फिर से कि 40 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई गठबंधन सत्ता में लौटा हो। फिर कहा गया कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो बैक टू बैक 2 टर्म हासिल कर रहे हैं। और उसके बाद बात होने लगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट की शफलिंग की, बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं के उन्होंने टिकट पहले ही काट दिए थे 2 टर्म वाला हवाला देकर, और इस दफा उन्होंने सारी ही कैबिनेट बदल दी। तो उनको जोड़कर 12 मंत्री होते हैं मेरे ख्याल से सीपीएम कोटे से, और सब के सब बारिंग हिम नए चेहरे हैं। और सबसे ज्यादा जिस एक नाम के कटने पर चर्चा हुई वो था शैलजा का, जो हेल्थ मिनिस्टर थी और जिनके काम की खूब चर्चा हो रही थी। तो हमें लगा कि एक तो वैसे भी इन जनरल हमारा ये कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि दक्षिण भारत की राजनीति के अलग अलग पहलुओं के बारे में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी खूब समझें, दिलचस्पी लें। और उसी क्रम में आज हम केरल की राजनीति पर, पोस्ट पोल राजनीति पर, सीपीएम का वहां पर जो भविष्य है लेफ्ट अलायंस का, वो कांग्रेस में किस तरह की गुत्थम गुत्था चल रही है, रमेश चेन्नीथला गुट और दूसरे गुट एक हो रहे हैं ताकि कुछ नए चेहरे सामने ना आए, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो या नेता प्रतिपक्ष का मामला हो, और बीजेपी के लिए वहां फ्यूचर में क्या मैसेज है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कृष्णानंद जुड़े हैं, जो कि लंबे अरसे तक पत्रकार रहे हैं, जिनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग का मैं मुरीद रहा हूं, और जो इस वक्त सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाउ अनप्रेडिक्टेबल वाज दिस मूव, पिनरई विजयन shuffling his entire cabinet? Does he want to maintain his hold? क्योंकि कई लोग चुनाव के दौरान शैलजा को फ्यूचर सीएम के तौर पर कह रहे थे कि पोस्ट पिनरई विजयन सिनेरियो में होंगे। इस दौरान मैं आज जब नेता नगरी के लिए पढ़ रहा था तो कुछ मैंने जब इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिवाइज किया तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था गौरी अम्मा का, कि किस तरह से 1987 में गौरी अम्मा वाज द फ्रंट रनर एलडीएफ की तरफ से सीएम बनने के लिए, लेकिन उनकी जगह ई.के. नयनार को गद्दी सौंप दी गई थी। तो सबसे पहले मैं इसी पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, दिस मूव ऑफ कैबिनेट रिशफलिंग। और जो लोग बोल रहे हैं कि अपने दामाद को मजबूती से स्थापित करने के लिए इन्होंने ये सब किया है, इनके दामाद जो वहां के जो सीपीएम की यूथ विंग है उसके नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं रियाज, और अब उनको मंत्री भी बनाया गया है। सर,
देखिए मतलब पिनराई विजयन ने कम से कम पिछले 10 साल से पार्टी का कब्जा करने में एकदम लगातार लगे हुए थे। जी। और उस पार्टी के ऊपर जो कब्जा करने के लिए उनका जो वो जितना भी तरीका अपनाया, उसमें मतलब इट वाज अ नो होल्ड्स बार्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। एंड इट ऑल स्टार्टेड व्हेन वी.एस. अच्युतानंदन, जो पहले मुख्यमंत्री रहा था, तो वी.एस. अच्युतानंदन वाज डेफिनेटली प्रीटी मच सीनियर एंड मोर ऑफ अ पीपल्स लीडर, क्योंकि मतलब जनता के बीच में एक लगाव था वी.एस. अच्युतानंदन का। तो वी.एस. अच्युतानंदन, पिनराई विजयन तो 98 से सेक्रेटरी ही थे, स्टेट सेक्रेटरी ही थे और सेंट्रल ब्यूरो मेंबर थे। देखिए जब पिनराई विजयन मतलब की जन्म हुआ था 1945 में, 1946 में कम्युनिस्ट इतिहास में 1946 में कलकत्ता थीसिस 1948 में, उसके दौरान मतलब एक आर्म्ड स्ट्रगल का एक लाइन अपनाया कम्युनिस्ट पार्टी ने, बीटी रणदेवे का जो कलकत्ता थीसिस, उस आर्म्ड स्ट्रगल का दौरान पुन्नप्र वायलार जो ट्रावंकूर उस टाइम में एक प्रिंसली स्टेट थे, वहां पे जनता का एक आंदोलन हुआ था, उसमें भाग लेने वाला था वी.एस. अच्युतानंदन। उस टाइम में वो मतलब नौजवान भी नहीं था, एक बच्चा था, लेकिन फिर भी उसमें भाग लेने वाला था जिस टाइम में पिनराई विजयन का जन्म हुआ था। जिस टाइम में केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन का, और पिनराई विजयन जब 12 साल का लड़का था, 45 में जन्म हुआ, 57 में जब 12 साल का लड़का था, उस टाइम में केरल में दुनिया में विश्व में पहली बार ऐतिहासिक एक घटना हुआ था कि चुनाव के दौरान एक कम्युनिस्ट सरकार वहां बनी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द वर्ल्ड ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम. It happened in Kerala when Pinarayi Vijayan was just a 12-year-old boy, not even a teenager. तो कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास जो है ना, वो पिनराई विजयन से भी बहुत पहले का इतिहास है। और खास करके कन्नूर में जब पिनराई विजयन का जन्म हुआ था, उसी टाइम में जब मतलब 1946 का जो ब्रिटिश टाइम का जो चुनाव, उसके बाद पहले जो आम चुनाव 51-52 में हुआ था, कन्नूर से जीतने वाला था ए.के. गोपालन। तो कम्युनिस्ट आंदोलन पिनराई विजयन से बहुत साल पहले का है। वी.एस. अच्युतानंदन भी उनका मतलब बहुत बड़ा सीनियर है, लेकिन वी.एस. अच्युतानंदन के खिलाफ एक जो फैक्शन फाइट के रूप में कि आपने बताया कि कांग्रेस की केरला में गुटवाज है, गुटवाद तो बहुत है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और खास करके केरला के अंदर गुटवाद की जो मतलब ये है, वो पिनराई विजयन और अच्युतानंदन का जो ये लड़ाई में, ये गौरी अम्मा और उस टाइम का जो है ना, वो पार्टी ने उसको मतलब एक क्या क्या एक इट मेड यूज ऑफ गौरी अम्मा's पॉपुलैरिटी, कि एक नारा बन गया था कि अब की बार केरल की मुख्यमंत्री मतलब गौरी अम्मा होगा। वो एक नारा बन गया था। और 87 में पार्टी के जीतने के बाद, लेकिन गौरी अम्मा उस टाइम में एक सीपीआईएम का स्टेट कमेटी मेंबर थी, मतलब बिल्कुल, क्योंकि गौरी अम्मा उससे पहले जो सरकार हम बोल रहे थे 1957 में ईएमएस का सरकार में, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर था। ईएमएस सरकार के बारे में अगर चर्चा की, उसका मतलब जो एग्रेरियन अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उनका जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स बिल, उस बिल को पायलट करने वाले मंत्री गौरी अम्मा थी। और उस मिनिस्ट्री का अगर आप देखेंगे, चेहरा देखेंगे, एक छोड़ के एक बहुत बड़ा लुमिनरी थे। जस्टिस वी.आर. कृष्णयर जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन गए थे, वो उस मिनिस्ट्री में जेल मिनिस्टर था। तो ईएमएस का मिनिस्ट्री में तो मतलब हर वेटरन्स थे, बहुत बड़ा लुमिनरीज और एक्सपीरियंस लोग थे, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर थे गौरी अम्मा। लेकिन फिर भी पार्टी के जो अंदर जो डिसिप्लिन नाम से एक चीज होता है, तो उसमें गौरी अम्मा को इनडिसिप्लिन माना जाता था। ई.के. नायनार को मुख्यमंत्री बना दिया। ई.के. नायनार उस टाइम में भी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हुआ करता था, तो अलग बात है। लेकिन अब जो 90s के बाद केरल की सीपीएम के अंदर ये जो मतलब फैक्शन फाइट जो बन के उबल के आया था, उसमें पिनराई विजयन ने लगातार और पिछले 10 साल में तो कम से कम वो पार्टी का पूरा कब्जा अपना हाथ में कर दिया कि पार्टी के अंदर कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द ना मुंह खोले। उसका परिणाम है कि अभी जो है जो कैबिनेट फॉर्मेशन,
तो कैबिनेट फॉर्म ये पहली बार नहीं हुआ कि मतलब कोई किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लिया, नहीं ये पहली बार ऐसे हुआ कि चुनाव से पहले ही पिनराई विजयन ने अपना जगह बना के रखा कि किसी को भी 2 टर्म से ज्यादा कैंडिडेचर ना दे। उसका मतलब जितना भी इनका कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे वो सबको मतलब एलिमिनेट करने का एक मतलब वो एटमॉस्फेयर बना दिया था। ये उनका अपना लोकल कामराज प्लान था। कामराज प्लान से ज्यादा अब कामराज प्लान भी क्या कामराज का नहीं था उस टाइम में, अपने अपोनेंट्स को किनारे करने के लिए। बिल्कुल 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 है? और इसमें क्या हुआ मतलब चुनाव में जीतने के बाद देखिए मतलब विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड फेलियर इज ऑलवेज एन ऑर्फन। तो जब जीतने के बाद तो पिनराई से सवाल उठाने का कोई मतलब, अभी कैबिनेट का भी हाल वही बन गया। कैबिनेट के अंदर चर्चा के समय में जब मुख्यमंत्री कोई अगर अपना मतलब एक सोच बोल दिए तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कैबिनेट के अंदर, इसीलिए मैंने 1957 का जो कैबिनेट का जो एक नेचर है ना उसको टिप्पणी किया था। उसमें हर एक व्यक्ति, टीवी थॉमस उस टाइम का मतलब अच्युत मेनन, ये लोग सब वेटरन्स हुआ करते थे। तो ईएमएस की मतलब फर्स्ट अमंग द ईएमएस नंबूदिरीपाद वाज ओनली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। लेकिन अभी क्या है कैबिनेट, ये सबसे बड़ा मतलब केरल जैसे एक मतलब जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक मैच्योर स्टेट माना जाता है, वहां पे ऐसे एक कैबिनेट होना भी केरल के लिए, केरल का मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए मतलब शोभा नहीं देती है। वही है मतलब जहाँ पे कोई उनकी ओपिनियन को चैलेंज कर सके सब कुछ। थोड़ा सा मैं चाह रहा था सर, आप के शैलजा, जिनको शैलजा टीचर भी कहते हैं या टीचर अम्मा भी बोलते हैं, उनके बारे में बताएं, क्योंकि उनको लेकर इतने दावे हो रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि भले ही पिनरई अभी उनको मंत्री ना बनाए, लेकिन लॉन्ग रन में उनके चांसेस हैं कि वो एक लीडर नंबर 1 बन के उभरे। क्या है शैलजा की पॉपुलैरिटी और शैलजा के सीपीएम की इनर पॉलिटिक्स के अंदर क्रेडेंशियल्स? देखिए मेरे ख्याल से केरल की राजनीति में एक पैन केरला में कहीं भी जाके कोई भी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़के जीतने वाले का एक नेता अगर कोई होता तो वो मतलब बहुत कम थे। लेकिन उसमें से मतलब अच्युतानंदन एक था, क्योंकि जब आलपी से निकाल के वो लगातार चुनाव जीत के आया मलमपुरा जो पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी भी पिनराई विजयन अपना जो मंडल छोड़ के, धर्माडम छोड़ के और कहीं से चुनाव लड़ने का भी मतलब सोचा भी नहीं। और दूसरी बात है कि केरल की राजनीति में मतलब 2-3 रीजन होते हैं कि खास करके मलबार। और तो शैलजा टीचर हमेशा एक कन्नूर की जो पार्टी का स्ट्रक्चर के अंदर एक व्यक्ति रही है। और पिछले जो 5 साल के जो मंत्रिमंडल में, पहले तो निपा वायरस की मतलब एक क्राइसिस, उसमें शैलजा टीचर का जो भूमिका, और खास करके मीडिया भी उसको मतलब खास करके अच्छी से मतलब फॉलो किया। और उसमें शैलजा टीचर का जो नाम जो है ना वो उभर के आया। और कोविड की जो मैनेजमेंट में इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। देखिए कोई भी अगर एक क्राइसिस को मैनेज करने में एक व्यक्ति से नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। और केरला का जो कोविड का जो क्राइसिस हो या कुछ भी हो, उसको मैनेज करने में एक तो वहां का जो ब्यूरोक्रेट्स है, क्योंकि उनका भूमिका बहुत रही है। और मतलब कई ऐसे डॉक्टर्स है, कई ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या तहसीलदार है जो मतलब महीनों में कभी भी अपना घर तक नहीं पहुंचे, लगातार काम करते, एक सिस्टम बन गया है। तो उसका मतलब शैलजा टीचर का एक मतलब क्या था, उनका जो नेचर बाय नेचर सबसे मतलब दोस्ती बन के, क्योंकि इसका जितना भी चर्चा हो रहे थे मतलब टेलीविजन में या इनका मतलब राजनीतिक चर्चा हो रहे थे, तो उनका ये था कि मतलब किसी से लड़ने का एक चेहरा नहीं देखा हमने। सबको साथ मिला के, साथ में हाथों में हाथ ले जाके मतलब इसको मतलब फेस करने का एक स्ट्रेटेजी अपनाई। तो लेकिन शैलजा, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब शैलजा टीचर भी मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि शैलजा टीचर में बिल्कुल एक के आर गौरी अम्मा नहीं हो सकते। गौरी अम्मा एक लेजेंडरी लीडर थे जिन्होंने मतलब पार्टी को बनाया। देखिए मतलब वो जनरेशन का भी अलग फर्क होता है।
गौरी अम्मा का समय में कोई भी नहीं सोचा कि कम्युनिस्ट आंदोलन में आते वक्त कोई भी नहीं सोचा कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार में हम एमएलए बनेंगे, पंचायत प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ भी। ये गौरी अम्मा का टाइम में ये था कि अगर आप कम्युनिस्ट आंदोलन में अगर पहुंच गए हैं तो आप पुलिस स्टेशन में लॉकअप में आप मर सकते। गौरी अम्मा के बारे में मतलब बहुत लेजेंडरी कहानी है। मतलब ये है कि गौरी अम्मा को बोलते हैं अगर पुलिस का लाठी को अगर बच्चा पैदा करने का एक अगर ताकत होता तो गौरी अम्मा कभी प्रेग्नेंट हो जाती थी। मतलब उतना टॉर्चर मतलब फेस करके वो राजनीति में रही और आंदोलन को बनाई। लेकिन के शैलजा हो या पिनराई विजयन हो या आज का कैबिनेट में जितना भी हो, आज का कैबिनेट में पिनराई विजयन छोड़ के जितने भी है ना, वो कभी भी एक आंदोलन को मतलब बनाया नहीं। They were never builders of any organization. ज्यादातर ये लोग एसएफआई में थे, तो एसएफआई एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन था, तो जुलूस में भाग लिया। हाँ, उसके बाद यूथ में आ गए मतलब डेपुटेशन, क्योंकि मतलब अगर आप सेक्शन ऑफिसर करके कुछ लोग है ना सरकारी नौकरी में सेक्शन ऑफिसर से उठ के अल्टीमेटली एक अंडर सेक्रेटरी बनता है। तो ऐसे एक प्रोग्रेशन हुआ। इन लोगों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने का, ये राजनीतिक आंदोलन चलाने का, ये आंदोलन में मतलब आंदोलन को मतलब लीड करने का कोई मतलब ऐसा कोई ना शैलजा टीचर हो, उनका भी मतलब उस टाइप का एक एक्सपीरियंस तो नहीं था। तो इसीलिए there is no possibility of K.R. Gauri Amma emerging out of a K.K. Shailaja. ओके, एक नाम है जिस पर खूब स्पॉटलाइट जा रही है, पिनराई विजयन के दामाद पीए मोहम्मद रियाज। उनकी क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या उनके भविष्य के अनुमान है? देखिए, रियाज मतलब ऐसे एक परिवार से मतलब जन्म लिया है कि ये जहाँ पे वामपंथी एक कल्चर था एक इनका परिवार में भी है, और खास करके मलप्पुरम पोन्नानी उस रीजन में जो जितना भी मतलब परिवार है उसमें अगर वामपंथी लोगों को मतलब एक सैद्धांतिक रूप से बहुत माना जाता है। क्योंकि आई मीन दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। वहां पे कम्युनिस्ट होना हुआ करते थे। वहां से एक ऐतिहासिक लीडर होते थे इम्बीची बावा, इम्बीची बावा, जो फर्स्ट एक कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। लेकिन बात यह है कि रियाज का जो फैमिली बैकग्राउंड, तो उस फैमिली बैकग्राउंड से मतलब वो एसएफआई डीवाईएफआई ऐसे करके प्रोग्रेस करके आया है। तो इनका भी एक क्या बोलते हैं मतलब लीडरशिप एबिलिटी। देखिए, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ डीवाईएफआई अगर माना जाएंगे तो वो या केरल से आएगा या पश्चिम बंगाल से आते थे। ये कई 20-25 साल से नेता लोग वहां से आते थे जहां पे कोई आंदोलन का नाम नहीं। उनका मतलब सिर्फ यही भूमिका रही 1980s के बाद अगर देखेंगे उनका भूमिका सिर्फ यही थी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में अगर कोई एसएफआई और डीवाईएफआई से उबल के आए, उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन था, वो जितना भी उनका सरकार सीपीएम के वामपंथी का सरकार जो कुछ करे, नंदीग्राम में अगर आम जनता पे गोली मारे उसको भी मतलब सही बोलने का, जस्टिफाई करना है उसको, जस्टिफाई करने का उसी में इनका डिप्लोमा है, पीएचडी भी है। तो केरल में भी ये हो गया कि मतलब पार्टी का लीडरशिप जो कहे उसको जस्टिफाई करना, उसके लिए मतलब सोशल मीडिया में उसका कैंपेन करना, मतलब जो उसको खिलाफ कुछ बोलते हैं, जो फ्रेंड सर्कल से भी कुछ बोलते हैं, उनको ट्रोल करना, यही करते आए पिछले 5-6 साल से ही। तो वहां से मतलब डीवाईएफआई का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होके बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। केरल से 2 और नेता निकले थे जिनका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के बारे में अभी टिप्पणी करना चाहता हूं मैं। प्लीज बताइए। तो एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रेसिडेंट भी रहे थे, विजू कृष्णा जी, विजू कृष्णन, जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने में काफी आगे। देखिए वो मतलब वो अगर केरल में जाके सेटल करते, कासरगोड में जाके सेटल करते तो वो भी एक मतलब ऐसे एक लोकल लीडर बन के एमएलए एमपी ऐसे करके निकल सकते थे। लेकिन वो उस रास्ता नहीं चुना, वो आंदोलन का रास्ता नहीं चुन के दूसरा जगह पे अपना काम कर रहा है। और केरल में एक एमएलए रहा कृष्ण प्रसाद,
बीजू के साथ अभी साथी जोड़ के मतलब किसान आंदोलन में मतलब नेतृत्व दे रहा है। वो केरल में पिछले टर्म से उससे पहले का टर्म में एमएलए रहा वायनाड से, एसएफआई से ही वो भी उबल के आया, कैलिकट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। जब बालगोपाल गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, सॉरी केरला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, तो कृष्ण प्रसाद कैलिकट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। वो लेकिन दूसरा रास्ता चुना, ये आंदोलन बनाने का अनुभव, एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो मतलब उधर ही सेटल हो गए थे, वो तो मतलब सिविल सर्वेंट्स बन गए थे। तो कार्डर प्रमोशन के लिए बैठ के इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस, इस चेंबर से दूसरा चेंबर बन के आज तो रियाज का भी मतलब इतिहास वही है। और अभी फिलहाल मतलब मुख्यमंत्री का बेटी से मतलब 6 महीने एक पिछले वो कोविड का लॉकडाउन का टाइम में उनका शादी भी हुआ था। पिछले साल शायद इसी टाइम में मई जून में हो गया था। लेकिन उस टाइम में जब इनका शादी भी हो रहा था, उसी टाइम में केरल में एक बहुत बड़ा एक चर्चा निकली थी कि जो कोविड की जो डाटा है पेशेंट्स का जो डाटा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री में शैलजा टीचर के मिनिस्ट्री में इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, उस डाटा को ओवरनाइट एक प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर किया गया स्प्रिंकलर नाम से। और स्प्रिंकलर जो कंपनी के साथ पिनराई विजयन का जो बेटी वीणा, उनका जो अभी उनका जो दामाद रियाज की बेबी है, उनका एक रिलेशनशिप उसी टाइम में इसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो मतलब ये सिर्फ मतलब इट इज नॉट अबाउट पैट्रिमोनी, इट्स नॉट अबाउट एक दामाद को मंत्री बना दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा एक, देखिए पिनराई विजयन पिछले बार एलडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट हुआ था, आपको याद होगा? कौन था सर? गीता गोपीनाथ जी। गीता गोपीनाथ अभी कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ में है। तो मतलब एक वामपंथी सरकार, सीपीएम का एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर, उनके नेतृत्व में जो सरकार चला रहा है, तो वो अगर वर्ल्ड बैंक में जाने लायक एक इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे एडवाइजर बना के बिठा रहा है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का आने के बाद वहां पे नंदीग्राम, शिंगू, सलेम ग्रुप को मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जगह छीन के देना और आम जनता को गोली मार के उनको यूएपीए में बंद करना। तो एक वामपंथी सरकार का जो राजनीतिक एक दृष्टिकोण है, उसमें से कई दूर ये हट गए। ये सही बात, मतलब दामाद को अगर मंत्री बनाया, ये सेकंड टर्म किसी को नहीं दिया, ये जूनियर को मिनिस्टर बनाया, इससे ज्यादा चर्चा करने का मतलब जरूरत है कि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, व्हाट इज। प्रोफेसर, उनका तो यही कहना है ना कि हमने जो प्यूरिटन अप्रोच वाले लोग हैं, जो सिर्फ पार्टी लाइन और थ्योरी में अटके रहते हैं, हम नहीं रटके। हमने जब सीपीएम या लेफ्ट जीरो पे पहुंच गया वेस्ट बंगाल में, तब हमने पावर रिटेन की, क्योंकि हम वक्त के साथ बदले, हमने एस्पिरेशंस को समझा, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा, हमने एक स्ट्रॉन्ग लीडर के प्रोजेक्शन को समझा, हमने प्रचार को समझा, इसलिए हम सरवाइव कर पाए। वो ये सारी दलीलें अपने पक्ष में देते हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, जो आपका जो ये जो डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है ना, पिछले बार आपका मतलब आपका नहीं है, मतलब आपका चैनल का एक टॉक में ये चुनाव के मतलब शुरुआत के टाइम में पालक्काड से जिसको कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, श्री श्रीधरन जी, तो अगर आप इस टाइप का एक डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को, कोच्चि में एक मेट्रो को अगर अपनाया है, तो कोच्चि मेट्रो is the most economically unviable project। एक लुलु शॉपिंग मॉल करके एक हॉल्ट है, उस लुलु शॉपिंग मॉल हॉल्ट छोड़ के कोच्चि मेट्रो का जो अगर ट्रैफिक, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का अगर गिनती आप देखेंगे, तो इट इज नॉट इवन हैविंग सो मच ऑफ फुटफॉल। ये आगे आज स्टैटिस्टिक्स हमारा सामने है। तो उस टाइप का अगर एक कि दिल्ली में भी जो एयरपोर्ट ट्रैक किसी को प्राइवेट ऑपरेटर को दिया गया, वो प्राइवेट ऑपरेटर इकोनॉमिकली अनवायबल बोल के चला गया था, छोड़ के चला गया। तो अगर आप इस टाइप का इकोनॉमिक प्रोग्राम, नंदीग्राम सिंगूर में भी वामपंथी सरकार यही सोचे थे कि हमने डॉक्ट्रिनेयर मार्क्सिस्ट
इसमें हम नहीं रखेंगे कि हमने डेवलपमेंट चाहेंगे, उस डेवलपमेंट का परिणाम क्या निकाला? 2006 और 2008 के बीच में गोली मार के जनता को अगर मार रहे थे, 2011 में आपके हाथ से सरकार चले गए और 2021 में 10 साल के अंदर आपका एक भी एमएलए नहीं बना। और वेस्ट बंगाल में भी सीपीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था ना, मजबूती थी। हर गांव में उनका पार्टी ऑफिस था, हर गांव में उनका जो पार्टी ऑपरेटर बैठ के सबको ऑपरेट कर रहा था। लेकिन केरल में भी सबसे बड़ा यह है कि अगर आप पार्टी के अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर करके उसको मतलब आप सबको यस मैन बनाने से आप जनता को मतलब ये नहीं कर सकते। और ई श्रीधरन को अगर पालक्काड में इफ ही केम सो क्लोज टू विक्ट्री is because you are also pandering to that. तो जनता अगर आप मैनेजर बन के सरकार चलाएंगे, जनता आपसे भी एक अच्छा सीओई को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चुन लेंगे। तो राजनीति का मतलब ये मैनेजमेंट नहीं है, राजनीति का मतलब एक दृष्टिकोण देना है। अच्छा प्रोफेसर, एक चीज और बताइए, जितना मैं सीमित समझ रखता हूँ आप लोगों से सबसे पढ़ के सुन के, कि लेफ्ट पार्टियों के बारे में एक चीज कही जाती थी कि यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं होता है, परिवारवाद नहीं होता है। लेकिन जब मैं पिनराई विजयन की कैबिनेट देख रहा हूँ तो माकपा की जो स्टेट यूनिट है उसके कार्यकारी सचिव हैं ए विजय राघवन, उनकी वाइफ आर बिंदु वो मिनिस्टर हैं, उसके बाद ये मुख्यमंत्री के दामाद मिनिस्टर हैं। तो क्या ये सिर्फ ये है कि कुछ बैरन्स को, कुछ ऑग्लियार्क्स को आप खुश रखें? और एक बात ये भी आई थी इसी सवाल के क्रम में कि सीताराम येचुरी की अब कितनी ही सुनी जाती है। वो तो तीसरी बार राज्यसभा जाना चाहते थे, कांग्रेस को भी राजी कर लिया था, लेकिन पार्टी के केरल गार्ड ने उनको ब्लॉक कर दिया। बंगाल गार्ड, क्योंकि बंगाल ब्लॉक वैसे भी अब कमजोर हो गया, इलेक्टोरली कमजोर हो गया, ना राज्यसभा भेज सकते हैं ना लोकसभा में कुछ है, तो कमजोर हो गए। लेकिन एक दिल्ली में बैठा भी सीपीएम का धड़ा है जो पिनराई विजयन के इतने फ्री हैंड से नाखुश दिख रहा है। उसमें सीताराम येचुरी भी शामिल है, उसमें वृंदा करात भी शामिल है, इस तरह की कई चीजें सामने आई। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, परिवारवाद जो मतलब डायनास्टी राजनीति में आने का एक कारण जो है ना, वो राजनीति जनसेवा, इट्स नॉट अबाउट आई मीन सर्विंग द पीपल, गेटिंग द पीपल टू सर्विंग योरसेल्फ। जब अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात हो जाती है, जब राजनीति का मतलब मंत्रिमंडल, उसके साथ जो टेंडर, उसका जो टेंडर का खट और कमीशन का अगर एक माहौल बन गया, तो परिवारवाद उसमें मतलब इट इज क्वाइट नेचुरल। पैट्रिमोनी बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, मतलब बेटे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते, वो जाके नौकर नहीं बनते, और नौकर का बेटा तो इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं बन सकते, मतलब वो सपना देख सकते, ठीक है। तो पैट्रिमोनी होता है कि मतलब जो पेडिग्री और वही लोग होते रहते हैं। जज का बेटा जज हो जाता है, बहुत बड़ा वकील का बेटा अच्छा वकील हो जाता है क्योंकि उनका ऑफिस में होता है। तो ये हर चीज में होता है। लेकिन राजनीति में और खास करके मतलब वामपंथी राजनीति में परिवारवाद इसीलिए नहीं हुआ, जब अगर आप राजनीति में घुस गए तो आपको मिलने वाला है गोली, लाठी, गोली और जेलवास। तो आपका बेटा तो मतलब उसी पे आना अच्छा होगा। फिर उस टाइम में अगर परिवारवाद होता तो बहुत अच्छा होता थे, लेकिन नहीं हुआ था। बेटा चला गया। अभी भी देखिए पिनराई विजयन का और सीपीएम के जो सेक्रेटरी रहा था कोडियेरी बालकृष्णन, अभी दोबारा सेक्रेटरी बन जाएगा। उनका बेटे दो, एक तो मतलब स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल में फंस गए थे मुंबई में और दुबई में, और दूसरा बेटा मतलब he was even accused of being part of a drug smuggling racket। तो परिवारवाद वामपंथी राजनीति में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे अगर मतलब बाप के रास्ते में बेटा आ गया या माँ के रास्ते में बेटी आ गई तो मिलने वाला जेल और लाठी और गोली। तो लेकिन अगर आपको मंत्रिमंडल में मतलब एक स्थान और एक एमएलए एमपी का अगर मिल गया तो आप परिवारवाद को रोक नहीं सकते। कोई भी दल में, वामपंथी दल में भी वही शुरू होने वाला। दूसरी बात, अगर मतलब बिंदु के बाद, बिंदु तो आप और मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उधर ही 2 साल तक विद्यार्थी भी थी। वृंदा करात।
अच्छा, आप बिंदु की बात कर रहे हैं, मंत्री बनी? बिंदु उधर ही विद्यार्थी भी थी वो। अच्छा। और उस टाइम में भी ज्यादा उनका एक्टिविज्म नहीं था। तो यही बोलते ना, आप अपने आप को प्लेस कर लीजिए, जैसे अखिलेश को शादी करते हुए डिम्पल यादव ने कनौज का जनता को प्रतिनिधि बनने का लायक बन गई, लालू का बेटी होने की वजह से मिशा भी वहां का मतलब प्रतिनिधि बनने का मतलब एक एलिजिबल बना। ऐसे एक कल्चर, या शरद पवार का बेटी होने से सुप्रिया सुले का, ऐसे एक कल्चर यहाँ पे भी शुरू हो गया। तो आप अपने आप को इधर उधर लोकेट करके उस सीढ़ी में चढ़ने का स्ट्रैटेजी बनाते रहना। और सीपीएम सेंट्रल लीडरशिप के बारे में, सेंट्रल लीडरशिप को मतलब अभी केरल छोड़ के और कोई सहारा नहीं बचा। तो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। पार्टी का जो स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो केरल से सबसे ज्यादा गिनती में वहां पे पॉलिट ब्यूरो में अभी मेंबर्स है, सेंट्रल कमिटी में केरल का सबसे ज्यादा। तो सीपीएम का जो मतलब अगले पार्टी कांग्रेस में जो उनका राजनीतिक लाइन होगा, उसमें भी केरल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। पिछले हैदराबाद में पार्टी स्प्लिट होने से बाल बाल में बच गए थे। बिल्कुल। कांग्रेस के साथ जो इनका मतलब रणनीति क्या होना चाहिए करके, इसमें बाल बाल बच गए थे। उसमें केरल के मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फ्रॉम केरला अपोज्ड एनीथिंग टू डू विद द कांग्रेस, क्योंकि उनको कांग्रेस से वहां लड़ना है। तो मतलब यह है कि हमको सरकार पे कब्जा रखना है। दूर की राजनीति के बारे में, स्ट्रैटेजिक विजन के बारे में तो ये केरल में अभी जो हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सीपीएम की मतलब एक नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक अप्रोच में भी रिफ्लेक्ट होगा। कई लोगों ने प्रोफेसर ये कहा कि अब सीपीएम नेशनल लेवल की तो पार्टी रही नहीं, अब आगे चल के बस वो एक केरल की पार्टी बन के रह जाएगी। अभी जो उसका केरल करण हो रहा है उस हिसाब से भी, और इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। आप ये बताइए, इन सारी चीजों के बावजूद एक तथ्य तो ये भी है कि पिनरई विजयन दोबारा सत्ता में लौटे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे थे। इस पे हमारे साथियों ने आपसे पहले भी बात की, पर मैं चाहता हूं, क्योंकि नेता नगरी में आप एक लंबे अरसे बाद आए हैं, आपके हिसाब से पिनरई विजयन की जीत की वजह क्या रही, अहम रीजंस? देखिए, एक तो मतलब सरकार ने जो कोविड का टाइम में किसी को भूख से मरने नहीं दी। एक गवर्नेंस की मतलब एक अच्छा सा एक ये था, और मतलब उसको मतलब ज्यादा ही हो गया था। केरल में हर घर में, जिस घर में 2-2 कार पार्क की हुई है, वहां पे भी मतलब दाल चावल की राशन पहुंचा गया था, फ्री राशन। तो अब भूखमरी की को कहीं भी नहीं हुई। तो एक सबसे बड़ा मतलब एक कारण रहा। दूसरी और एक इम्पोर्टेंट रीजन जो मतलब हमको मतलब ये राजनीतिक इसमें देखना चाहिए कि केरल में हमेशा एलडीएफ या यूडीएफ एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही रहा, कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी वाज ऑलवेज गोइंग इन फेवर ऑफ द अदर। अगर एलडीएफ के खिलाफ वोट है तो वो यूडीएफ को जाएगा, यूडीएफ के खिलाफ अगर गुस्सा है तो एलडीएफ में आएगा। इसीलिए वो बार बार एक सीसा बैटल होते रहा, किसी को भी सेकेंड टर्म में। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर केरल की राजनीति में एक तीसरी एक फोर्स निकली, भारतीय जनता पार्टी। तो एलडीएफ के खिलाफ जो गुस्सा है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो वोट पूरा का पूरा यूडीएफ में चला जाए, स्प्लिट भी होगा। ये भी एक कारण है कि so Kerala politics cannot be studied the same way as we used to study it sometimes. It has to be studied differently. और तीसरी बात देखिए, मतलब ये आई मीन ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स, 3 क्षेत्र में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक मौका था, पॉसिबिलिटी था जीतने का। त्रिचूर, नेमम और पालक्काड। त्रिचूर और नेमम में भारतीय जनता पार्टी का हार के पीछे दोनों जगह में कांग्रेस का जो मतलब उम्मीदवार थे, दोनों बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार थे। पिछले मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन का बेटा और बेटी, नेमम में मुरलीधरन और त्रिचूर में पद्मजा, उनका जितना वोट पाया वो एलडीएफ के खिलाफ का जो वोट है, अगर कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पे वीक कैंडिडेट हुआ करता था, अगर होता तो वहां से बीजेपी जीतने का
पॉसिबिलिटीज थी। और तीसरी जगह पालक्काड में जो बीजेपी को हराया वो कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया। तो ये भी मतलब केरल की ऑल टुगेदर जो राजनीति एलडीएफ का विक्ट्री के पीछे एक और कारण रहा कि पिछले चुनाव तक जो यूडीएफ का एक पार्टनर रहा केरला कांग्रेस मानी, उनका मौत मतलब उनका डेथ के बाद उनका बेटा जोस के मानी जो राज्यसभा का मेंबर भी रहा यूडीएफ के रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना छोड़ के एलडीएफ में वोट किया और सेंट्रल केरला में खास करके क्रिश्चियन वोट्स में एक बहुत बड़ा असर पड़ा। वो एलडीएफ के पक्ष में वो क्रिश्चियन वोट्स भी पोल हुआ त्रिचौर तक। त्रिचौर में जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट है, वो भी एलडीएफ को इस बार जोस के मानी खुद हार गया था अपना क्षेत्र से इनका ऑपरचुनिज्म की वजह से, लेकिन उनके जो वो एक केरला कांग्रेस का तो एक क्या बोलते हैं मतलब वोट बैंक होता है, वो एलडीएफ को ट्रांसफर हुआ इस बार। तो ये सब कारण एलडीएफ को मतलब दोबारा जीतने का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पिनराई विजयन, what you call charisma. His leadership definitely sort of, I mean, पिनराई विजयन का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पे, लेकिन पिछले एक साल के अंदर पिनराई विजयन के खिलाफ लगातार चार्जेस आए। एक स्प्रिंकलर से शुरू होके स्प्रिंकलर ने केरला हाईकोर्ट में केरला सरकार का जो मतलब जो केस है वो मतलब जीत नहीं पाया। स्प्रिंकलर को डाटा ट्रांसफर वाज कंसिडर्ड टू बी अ स्कैंडल, तो डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ, स्प्रिंकलर भी छोड़ के चला गया। फिर इतना कंडीशंस अगर एक्सेप्ट करके हमको ये डाटा नहीं चाहिए बोल के वो मल्टीनेशनल चला गया, उसका मतलब उसमें एक स्कैंडल था। उसके बाद गोल्ड स्मगलिंग में जो मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी थे, उनका रोल अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित हुआ। और उस गोल्ड स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व होते एक पत्रकार भी थे, एक टेलीविजन जर्नलिस्ट, क्योंकि हम मीडिया में तो एक दूसरों का नाम नहीं लेते हैं ना, वो अभी लेते हैं नहीं, वो अभी ये उस स्कैंडल में उनका भी नाम उबल के आया था। वो एडमिट भी किया था, हाँ मैंने फोन किया कंसाइनमेंट रिलीज करवाने के लिए, एडमिट भी किया था। वो एक मीडिया चैनल का हेड है, उनको मतलब कंसाइनमेंट रिलीज करने के लिए एडमिट करने का कोई मतलब उनका रोल ही नहीं होना चाहिए। पत्रकार दलाल नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट को कभी भी दलाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दलाली किया, एडमिट भी किया कि मैंने दलाली किया। उसको कहां पहुंचा दिया पिनराई विजयन ने भी, हिंदुस्तान की राज्यसभा का मेंबर बन गया वो। तो ये सबसे बड़ा मतलब ये सब चर्चा होना चाहिए कि दामाद को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया वो अलग बात है, कि सेकंड टर्म किसी को दिया कि नहीं दिया वो अलग बात है। ये कैबिनेट फॉर्मेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन बात ये है ना कि ये मतलब प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ और एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये सब मुद्दा केरल की ये जीत के पीछे मतलब छुपना नहीं चाहिए। ट्रू। एक चीज मैं प्रोफेसर ये जानना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की बात करें, हुआ क्लेमिंग की दे विल कम इन पावर, और 21 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस आउट ऑफ 93 दे कंटेस्टेड। के रामचंद्रन उनके पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और एम रामचंद्रन माफ करिएगा, और रमेश चन्नीथला विपक्षी लीडर थे। लेकिन अभी भी रमेश चन्नीथला वर्सेस वी सतीशन चल रहा है। वी सतीशन कैंप दावा कर रहा है कि 11 विधायक हमारे साथ हैं आउट ऑफ 21। रमेश चन्नीथला कैंप कह रहा है कि सब हमारे साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ऑब्जर्वर बन के गए थे, अभी बॉल कहा जा रहा है कि सेंट्रल हाई कमांड के पाले में है। थोड़ा सा स्टेक्स इसलिए भी बढ़ जाते हैं, एक तो बीजेपी कांग्रेस ने मिस किया, दूसरी चीज राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और जो सलमान खुर्शीद और तमाम लोग, चूंकि आज 21 मई है जब हम ये शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तमाम लोग नए सिरे से राजीव गांधी, राहुल गांधी सब करने में लगे हुए हैं, कोरस गाने में, और वो वायनाड से सांसद हैं। 21 में 20 सीटें आप जीत के, और फिर इतनी छींचल इधर हुई। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर बयानबाजी हो रही है, और अब झगड़ा चल रहा है कि नया प्रेसिडेंट कौन होगा और नया विपक्ष का नेता कौन होगा। इस पर आपका क्या सोचना है सर? देखिए मतलब आजकल अगर हिंदुस्तान की मतलब बिजनेस कोई बिजनेस रिपोर्टर से आप पूछे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला कॉस्मेटिक चीज क्या होता है जी, वो हेयर डाई होता है।
ये ओके। जितना भी नाम लिया ना, मुल्लेपल्ली रामचंद्रन और रमेश चन्नीतला से लेके सब कुछ, ये सब अभी रिटायर होके, मतलब अगर इनका पेंशनेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेंशनेबल नौकरी होते थे, कम्यूटेड पेंशन भी लेने का टाइम हो गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे उनका चेहरा, ये पूरा मतलब बाल पूरा मतलब एकदम जेट ब्लैक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नौजवान है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ा केरल में प्रॉब्लम है कि इस टाइप का जो मुल्लेपल्ली रामचंद्रन से लेके रमेश चन्नीतला तक, उम्मन चांडी तक, जो पिछले एक जनरेशन का लीडर हुआ करते थे, जिसने भी कोई आंदोलन नहीं बनाया था, किसी का मतलब ये गुट में शामिल होके वहां पे जाके बैठ के पूरा अपना मतलब सेटिंग करके जो नेता बन के बैठ गए, तो उनको प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने से कांग्रेस को वहां खत्म ही हो जाएगा। अच्छा। कांग्रेस को अगर वहां पे, और मतलब ऑफ हैंड अभी बोलता हूं, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सतीशन को अपॉइंट करके शाफी परम्बिल जो पालक्काड में श्रीधरन को जो हराया, उनको भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देने से कांग्रेस अपना जो खास करके मुस्लिम लीग का जो इलाका में जो फॉलोइंग है उसको भी बचा सकते हैं। और यूथ के बीच में सतीशन एक इम्पैक्ट कराएगा उनको, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और कांग्रेस को अगर केपीसीसी प्रेसिडेंट नाम से किसी को अगर बनाना, तो एक व्यक्ति है जो केरल की कहीं भी जाके चुनाव लड़ने का और एक पब्लिक मीटिंग करा के कम से कम 5,000 लोगों को इकट्ठा करने का मतलब एक कैपेबल व्यक्ति है, वो के मुरलीधरन, जो अभी भी अपना मतलब सेफ सीट कहीं भी वो लड़ सकते थे, कैलिकट से लड़ सकते थे, कहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन वो मतलब नेमोम में जाके एक सिटिंग बीजेपी सीट में जाके कंटेस्ट करने का मतलब अपना ये है। और के मुरलीधरन is one person who can appeal across Kerala and he can probably become the बेसिकली चेंज ऑफ गार्ड का वक्त आ गया है, कांग्रेस इस पे ध्यान देना was overdue। पिछले चुनाव से पहले ही अगर चन्नीतला और ये सब मुल्लेपल्ली रामचंद्रन को चेंज कर देते तो कांग्रेस का हाल 41 सीट में नहीं रुकते थे यूडीएफ का। यूडीएफ, ट्रू। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर मेरा ये है कि कांग्रेस की हमने बात की, लेफ्ट की बात की, बीजेपी का भविष्य क्या है केरल में? देखिए, फिलहाल बीजेपी को मतलब बीजेपी ने अपना बिल्डअप और उम्मीद मतलब रियलिटी से ज्यादा एक बलून फ्लोट किया था केरल में। और जो परिणाम निकला था, उस परिणाम में ये मतलब उससे लोग उठ नहीं पाए अभी तक। बस कांग्रेस मुक्त केरला करके मतलब अभी एक छोटा सा कंसोलेशन है। लेकिन बात ये भी है, केरल जैसे हम कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, बीजेपी के अंदर भी जितना भी प्रॉब्लम्स थे कि बाला जो दिल्ली में था पत्रकार, बहुत साल से वो मतलब बीजेपी मतलब एबीवीपी का और आरएसएस का रहा। बाला ने मतलब अपने एक क्षेत्र ढूंढ के वहां से चुनाव लड़ने का मतलब तैयारी में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। केरल में भारतीय जनता की पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी। ओके। और मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अच्छा। उसके अंदर की जो गुटबाजी के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती। केरल के अंदर बहुत ज्यादा गुट है, उनके बीच में झगड़ा है। और खास करके मतलब अभी तक एक सोशल ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, कि नायर की पार्टी हो, कि इड़वा की पार्टी हो, कि और कोई समुदाय की पार्टी हो। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितना इम्पोर्टेंट है कि आपको जात के साथ एक जोड़ना, बिहार की राजनीति में जितना इम्पोर्टेंट है, तो केरल की भी और तमिलनाडु का भी राजनीति में उतना ही इम्पोर्टेंट है। वहां का लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जात नहीं है, लेकिन कोई भी बोलेगा ना हमारे यहाँ जात नहीं है, वहां पे सबसे ज्यादा जात उधर ही होता है। तो जात ऐसी चीज है मतलब जितना ज्यादा कोई छुपाना चाहता है कि आप मान के चलना चाहिए, वहां पे जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एज फार एज इट इज कंसर्न, उनको मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाने का, एक रणनीति बनाने का एक शुरुआत भी नहीं की, और ये सोच के जाना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे केरला में हमको वोट मिलेगा।
कि भारतीय जनता पार्टी भी वही सोच रहे थे, तो वो उसका मतलब एक लिमिटेशन होता है। ओके, ऑलराइट प्रोफेसर, आपने इतना सारा वक्त दिया। इट्स ऑलवेज एनरिचिंग लिसनिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सी यू सौरभ। Thank नाइस टू टॉक टू यू। नेता नगरी में आज आपने 3 अलग अलग विषयों पर विद्वानों की राय सुनी, पंजाब, बिहार और केरल। हमने पिछले कुछ समय से नेता नगरी का प्रारूप बदला हुआ था, लगातार कोविड रिलेटेड विषय पर बात कर रहे थे। कोविड को लेकर हमारी कवरेज अभी भी जारी है, चाहे वो ग्राउंड पर हो। हमारी 2 टीमें सक्रिय हो गई हैं, एक राजस्थान में है और एक बिहार पहुंच रही है। आप लोग बार बार स्वाति के बारे में पूछ रहे थे, स्वाति अब आपको बिहार में नजर आएंगी कोविड की स्थिति पर रिपोर्टिंग करते हुए। और नेता नगरी में अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पुराने सेक्शंस को वापस से लाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस सेक्शन को मैं वापस से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो है हफ्ते की सिफारिश। और मेरे पास ये 4 किताबें हैं और 2 फिल्में हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली किताब है सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी को उनके साथ भरत सुंदेश्वरन ने लिखा हुआ है। भरत पहले इंडियन एक्सप्रेस में रहे हैं, अभी क्विक बस के साथ हैं और इसे पेंगुइन ने छापा है। एंड आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सुरेश रैना से इस ऑटोबायोग्राफी पे बात हो। एक मुरादनगर से निकलना, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं सुरेश रैना। फिर लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल की जो पॉलिटिक्स, रैगिंग के किस्से, सिलेक्ट होना, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के साथ इनकी बॉन्डिंग, इनके लाइफ लेसन्स, बट इट्स अ गुड रीड। दूसरी किताब नई नहीं है लेकिन ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताबों में से एक है। ये पूरी सीरीज, इसको चरिता वाली सीरीज बोलते हैं। ये रूपा पब्लिकेशंस ने निकाली थी 2002 के लगभग, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, 2002 में आई थी। तो इसमें भारत के अलग अलग महान विभूतियों के बारे में संक्षेप में दिया होता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, और होंगे ही, ज्यादातर लोगों के घर में बच्चे होते हैं अलग अलग आय वर्ग के, तो उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पतली किताबें हैं, ग्लॉसी शीट पे हैं और बीच बीच में तस्वीरें वगैरह भी रहती हैं। जैसे ये जो किताब मैं लेके आया हूँ सीरीज से, ये है अशोका द ग्रेट। तो बच्चों को उत्सुकता भी पैदा होती है और बड़े भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं ये चरिता वाली सीरीज रिकमेंड करूंगा रूपा की। और तीसरी किताब है खुशहाली का पंचनामा। ये मंदार के पब्लिकेशन से आई है ये किताब और प्रवीण झा इसके राइटर हैं। प्रवीण झा रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, नॉर्वे में रहते हैं और ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में आता है। तो उनका क्या अनुभव है वहां पर, और प्रवीण लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखते रहते हैं और मैं उनके लिखे का बहुत मुरीद हूँ। उनकी पिछली किताब पर हमने किताब वाला में बात भी की थी, कुली लाइंस पर। तो उनकी ये किताब है खुशहाली का पंचनामा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड। और इस डिप्रेसिंग टाइम में तो इसको पढ़ना और भी जरूरी, सो दैट वी कैन रिकन्फिगर अवर प्रायोरिटीज। चौथी किताब है मात्रा प्रकाशन से विवेक आश्री की किताब है। विवेक आश्री ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पत्रकार हैं, रेडियो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं। और ये इंसाफ एक सीधी रेखा है, एक लंबी कहानी है उनकी, विवेक की, और नाटक भी है। तो इस किताब में एक नया प्रयोग है कि आधे में कहानी और फिर उसी का नाट्य रूपांतरण है। तो जो थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, साहित्य में रखने वाले लोग हैं, वो इसको जरूर पढ़ें। विवेक पत्रकार होने के अलावा लगातार डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं, कहानियां लिखते रहते हैं। तो इंसाफ एक सीधी रेखा है। ये 4 किताबें मैं रेकमेंड करूंगा। आप किताबों को सुन के, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछें किताब वाला कब शुरू होगा, तो अगले हफ्ते से हम किताब वाला भी शुरू करेंगे। 2 फिल्में हैं जो मैंने पिछले दिनों देखी, उसमें से एक भी नई फिल्म नहीं है, लेकिन वो दोनों फिल्में मुझे बहुत अलग अलग वजहों से इंप्रेसिव लगी और मैं आपकी भी राय चाहूंगा। एक फिल्म है द प्लेटफॉर्म, ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, द प्लेटफॉर्म। आप ये फिल्म देखिए और फिर मैं चाहता हूं कि कुछ दर्शक इसको देख लें तो हम इस पर चर्चा करें कि इसमें दिखा क्या रहे हैं, इसके मतलब क्या है, इन मेटाफर्स का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। बहुत कमाल की टाइट फिल्म है, 1.5 घंटे की, और बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट करेंगे, अलग अलग व्याख्याएं आपको मिलेंगी द प्लेटफॉर्म में। और दूसरी फिल्म, ये भी पुरानी फिल्म है, द इंटरप्रेटर। निकोल किडमैन है इसमें और शॉन पेन है शायद। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत फिल्म लगी। तो ये 2 फिल्में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और बाकी एस्पिरेंट्स तो आपने देख ही लिया होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एस्पिरेंट्स के जो कलाकार हैं, सनी और नवीन और बाकी लोग, शिवांकित, इनके साथ भी एक लंबी चर्चा हो, क्योंकि अभी इसके मीम्स के डायलॉग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और हमारे जो साथी, हमने तो कभी वो फॉर्म भरा नहीं UPSC का, लेकिन JNU में बहुत सारे लोग IAS तैयारी करते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, या दूसरे और जो सिविल सर्वेंट मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें
जो दिल्ली में राजेंद्र नगर वाली जिंदगी है या मुखर्जी नगर वाली जिंदगी, उसको करीब से दिखाया गया है। सो दीज आर माय वीकेंड रिकमेंडेशंस। आज के नेता नगरी में इतना ही। अगले हफ्ते उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। हैप्पी वीकेंड।